सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ उवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और ज़ाहिर है रमज़ान का आगाज़ है, रमज़ान की बरकतें हम समेट रहे हैं, सब जिसको कहते हैं लूट रहे हैं, उसका एक आगाज़ है। वैसे एक रोज़ा गुजर गया, पता भी नहीं चला। एक रोज़ा गुजर गया। अच्छा, पहले रोज़े की अफ्तारी में लोग करते होता है क्या है, कहते हैं क्या खाना है अफ्तारी में, पराठा खा लूंगा और ऑमलेट या कोई सालन रोटी प्रॉपर भरा हुआ। फिर जब वो एक गुजर जाता है तो तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई गुजर गया आराम से इत्मीनान से। फिर कहते हैं चलो अब टोस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये सहरी की बात कर रहे हैं, सहरी में शुरू में वो होता है ना कि भाई पता नहीं कितना लंबा है, कैसे गुजरे, भूख ना लगे, वो वाला डर जो होता है ना, भूख ना लगे। हालांकि तो उसमें वो आपका होता है कि आप जरा ज्यादा खा लें, उसके बाद अब जो है बाद में फिर आप कहते हैं नहीं पराठा नहीं, बस अब ठीक है। रोज़ा असल में उन लोगों का होता है जो कि मेहनत कर रहे होते हैं, मुशक्क़त कर रहे होते हैं। हमने क्या करना है, ठंडे कमरे में आकर बैठना है, खड़ा होना है, गुफ्तगू करनी है आपसे और बस बातें करते करते जो है वो हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मतलब हम जिस काम को अपना ज़रिया माश कहते हैं उस काम में कोई मुशक्क़त उसमें शामिल नहीं, सिवाय सब्र के। सब्र और ज़ाहिर है ज़हनी एक मुशक्क़त तो है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो लोग जो कि फ़िज़िकल वर्क कर रहे होते हैं उनके लिए असल में रोज़ा होता है। एक तो मौसम गर्मी का हो और फिर प्यास लग रही हो, शदीद धूप हो। अभी तो खैर मौसम फिर भी बेहतर है, लेकिन जब ये ज़रा गर्मी वाला मामला होगा तो फिर रोज़ा जो है वो सही तरीके से उन लोगों को पता चलता है जो कि मेहनत और मुशक्क़त कर रहे होते हैं। अच्छा, अब चूँकि ज़ाहिर है रमज़ान का सिलसिला है तो इस सिलसिले में हमने जो सिलसिला एक शुरू किया हुआ है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की तरफ हम जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी मसनून दुआएं हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए हमें बताई गई हैं। हर लम्हे में आपकी कम्युनिकेशन अल्लाह ताला से हो रही होती है, आप उससे खैर मांग रहे होते हैं, उससे आफ़ियत मांग रहे होते हैं, उससे जो है वो पनाह मांग रहे होते हैं, जो भी शर है दुनिया के उन सब से। तो अच्छा, रमज़ान में क्या होता है, एक तो सुबह जल्दी उठने वाला सिलसिला तो हमारा ज़रा हो ही जाता है लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सहरी के लिए उठ रहे होते हैं, तहज्जुद के लिए उठ रहे होते हैं, तो ज़रा जल्दी उठ रहे होते हैं आम औकात में। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि जो सोते ही नहीं है, मैं यही कहने वाला था, और कुछ ऐसे होते हैं जो सहरी के बाद सोते हैं, बिल्कुल उनका भी एक अलग शेड्यूल हुआ होता है। अच्छा, तर्जुमा देखें किस कदर खूबसूरत है इसका कि पहले फरमाते हैं कि अल्लाह हम तेरी कुदरत से सुबह में दाखिल हुए, तेरी ही कुदरत से हम शाम में दाखिल होंगे। यानी हमारी अपनी कोई औकात या कोई हैसियत नहीं है, जो कुछ है हमारी नींद में जाना और नींद से उठना भी। लेकिन नींद तो आधी मौत हो ही जाती है। बिल्कुल ऐसा ही, तो आप नसीब से ही उठते हैं अगले बिल्कुल। और वो अगली बात यही है ना कि तेरी ही कुदरत से हम जीते और मरते हैं और तेरी ही तरफ हमें लौट कर जाना है। मतलब जैसे ही आप सुबह उठें तो आपने ये याद रखना है कि मैंने उस मालिक की तरफ वापस जाना है। ये नहीं है कि बस मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब हमेशा के लिए रहूँगा, उसकी तरफ वापस जाना है। फिर जो आगे फरमाया इस दुआ में वो ये कि मैं तुझसे आज के दिन की भलाई मांगता हूँ, सारी भलाइयाँ जो आज के दिन हैं वो मांग ली जाए, आज के दिन की फ़तह और नुसरत, नूर और बरकत, और आज के दिन की हिदायत भी। बिल्कुल, हम सब गुमराह होने में जो है वो बस बिल्कुल ज़रा सा एक लम्हा होता है, हम सब गुमराह हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो हिदायत पर रखे। और फिर पनाह मांगी है उन चीज़ों के शर से जो आज के दिन में या उसके बाद होंगी। तो एक पूरी मुकम्मल दुआ है, एक आपके पास एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात आ गया कि कैसे आपने दिन गुजारना है। ये तो थी दुआ। अब आपको लेकर चलते हैं 60 सेकंड्स की तरफ कि दुनिया में क्या हो रहा है 60 सेकंड्स में आपको दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई क़यादत पर दहशतगर्दी के मुकदमात की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। भारतीय टीम पाकिस्तान न आने के मौक़िफ़ पर कायम, एशिया कप पाकिस्तान में होगा, भारत से मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान। पाकिस्तान बमुकाबला अफगानिस्तान क्रिकेट सीरीज़ का आज से आगाज़। नादरा की नई ऐप पाक ID मुतारफ़, शहरी स्मार्टफोन के ज़रिए शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। सऊदी अरब और शाम का 11 बरस बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल करते हुए अपने सिफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तफाक। फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले अमरीकी तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया, चीन का दावा। 50 से ज़ायद अफ़गान शहरियों को कत्ल करने वाले बरतानवी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़। और टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव की अमरीकी कांग्रेस में पेशी, सख्त सवालात का सामना।
ये थी 60 सेकंड न्यूज़। 60 सेकंड में दुनिया में क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। एक खबर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो थी कि सऊदी अरब और शाम के भी ताल्लुकात 11 साल के बाद वापस बहाल हो रहे हैं। पहले सऊदी अरब और ईरान था, बिल्कुल। हाँ, अब सऊदी अरब और शाम है। तो ये होना चाहिए। अल्लाह करे रमज़ान की बरकत से तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो जुड़ जाए और वाकई जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है वो आ जाए, क्योंकि अभी हम जितना बटे हुए हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये भी बड़ी हैरत की बात है और खुशाइन बात है कि इतने दो बड़े मतलब राइवल्स ईरान और सऊदी अरब ऐसे कि बिल्कुल बस, और उसके बाद फैसला हो कि भाई हम बैठेंगे। अब तो दोनों के वजीर खारजा जो हैं एक दूसरे से मुलाकात वगैरह का भी उन्होंने बात खोलने पर हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव बात है। तो ये जो है अच्छा है, चलना चाहिए इस तरह की चीज़ों को। और उनको अकल आ गई है, हमें भी अकल करनी चाहिए कि हम भी जो है वो जिनसे हमारी नहीं लगती, जिनसे नहीं बनती, उनसे कुछ मामलात उस्तवार करने और अपने जो मसाइल हैं उनके साथ उसको हल कराने की तरफ भी बढ़ें। अच्छा, ट्रेंडिंग स्टोरीज की तरफ जाएं जी। हाँ, ट्रेंडिंग स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पहली स्टोरी तो बड़ी मजेदार है और मुबारक हो भाई, सबको मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। किस बात की, ये तो बता दें। आतिफ असलम के की हाँ बेटी जो है वो आई है। अच्छा, अल्लाह की रहमत माशाल्लाह। बिल्कुल, बेटियों को अल्लाह की रहमत कहा जाता है और इसके बावजूद हमारे समाज में खैर बेटी की लोग हैं ऐसे जो कि कलमा नहीं होता समझा जाता। और पहली हो चलो वो तो फिर बर्दाश्त के काबिल है, 4-5 हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही बस लोग बड़े। अभी भी जरा ये गाँव वगैरह में और इस तरह के शायद मामलात हैं, लेकिन वहाँ से भी आपको शहरों में भी होते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो इस किस्म की चीजें कर रहे होते हैं कि बस मुझे शुक्र है आज तक कोई ऐसा शख्स टकरा नहीं है। तो आपको क्यों अच्छा मतलब अल्लाह का शुक्र है मेरी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं हुई है कि जिसने ऐसी बात की हो, वरना तो फिर मैं उसको खैर। लेकिन अच्छा, ये कि मुझे तो बथेरे मिले। अच्छा हाँ, फिर है कि किसी के यहाँ बेटी पैदा होती हो तो उसे मुबारकबाद देने के बजाय दुआ ही दे देते हैं कि मतलब बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो। कितनी अजीब सी बात। तो लेकिन अब इस रवैये में बड़ी तब्दीली भी आ रही है, चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। बाप खुद बेटियों के पीछे खड़े हो जाते हैं कि भाई तालीम भी हासिल करेगी, अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो वो भी करेगी। और जब अल्लाह ताला ने उसे तमाम हक दिए हैं तो वो बाप आजकल एक अलग लेवल पे जा रहे हैं जी। अच्छा, यही वजह है कि जब मारूफ सिंगर आतिफ असलम के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी भरपूर खुशी का इजहार किया, फोटो लगा दी छोटी की। और छोटी की ये देखिए, ये छोटी की फोटो लगी हुई है और आखिरकार इंतजार वो कहते हैं खत्म हुआ, मेरे दिल की मलका जो है वो आन पहुंची है। और उन्होंने अपनी बेटी का नाम जो है हलीमा आतिफ असलम रखा है। और नाम भी देखे कितना खूबसूरत, नाम की निस्बत कितनी खूबसूरत। और अपनी बेटी की जानिब से अपने मद्दाहों को रमजान की मुबारकबाद भी दी आतिफ ने। और आतिफ असलम की 2013 में सारा भरवाना से शादी हुई थी और उनके पहले 2 बेटे हैं और अब ये तीसरी जो है छोटी आई है उनकी जिंदगियों में। और बेसिकली दूसरा बेटा 2014 में हुआ था, दूसरा 2019 में हुआ था और अब 2023 में देखें रमजान से बिल्कुल पहले दिन, रमजान के पहले दिन 23 मार्च को जो है छोटी आई है दुनिया में। तो अब इनके घर में अल्लाह की रहमत ने कदम रखा है और यूं इनकी फैमिली जो है वो कहते हैं मुकम्मल हो गई। अच्छा, मैं भी एक खबर सुना दूं आप लोगों को पता नहीं होगा, प्लीज़ मुझे आप सोशल मीडिया पे मुबारकबाद दे दीजिएगा। मेरी भी जो पैदाइश का दिन है वो रमज़ानुल मुबारक 2 रमज़ान है आज। अच्छा, आई वाज बोर्न टुडे। इस्लामिक 2 दफा साल ने पैदा होता है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बहुत शुक्रिया। हमने मंगवाना था केक, लेकिन अब चूंकि रोजा था तो वो तो हो नहीं सका मामला, है ना? ऐसा ही है ना, इफ्तार भी तो होता है ना, इंसान इफ्तार करते हैं। इफ्तार के वक्त देखते हैं कि क्या होता है, कौन ऐसा शख्स है जो कि ऑस्टेरिटी आपकी मैंने देख ली है। बिल्कुल ये अशियाँ लगी पड़ी हुई हैं आप लोगों की, बड़े बड़े आप लोग अभी जो है ना वो इफ्तार पैकेजेस करेंगे जब आप लोग। एक समोसा अफ्तारी बता देती हूँ, एक समोसा, कोई समोसा नहीं खाया, ये इस पे मैंने जो है वो तकिया दिया, तसल्ली की। चलो बिल्कुल नहीं आप, और ये भी नहीं होता कब हम हिरस में लेते हैं चीजें। मैं आपको बताऊं, हम हिरस में बाजार जाएं तो फौरन सब कुछ उठा लेते हैं, हालांकि रोजा आपका एक चीज पे भी खुल जाएगा और थोड़ा सा ही खा के आप फौरन टेढ़े वेढ़े भी हो जाएंगे। मत कीजिएगा, कोई केक मत कीजिएगा, ये मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ बस। ठीक है, चले सिर्फ तोहफा दे दीजिएगा बस। और वो कैश भी मैं ले सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये आपने आतिफ असलम की बात की तो वो जो आपने गाना सुना वो जो 23 मार्च पे पाकिस्तान वालों ने हमने बनाया, तो बड़ी हो रही है वैसे। बस वो जरा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ बात कहना चाहूंगा कि ये क्या हो रहा है। ये वो गाना दरअसल डिलीट कर दिया है, आप लोगों को पूरी बात बताएं। वो गाना डिलीट हो गया, इधर उधर से हर जगह से उड़ाया गया है, जिसने सुना है अब उसने सुना है। अजीब एक रैप सॉन्ग सा बनाया है भाई उसको। अब उससे पहले हम देखें किस कदर खूबसूरत पुराना गाना पड़ा है बिल्कुल। ये जो नगमा था ये तो पहला था, आप देखें खूबसूरत धुन, खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत गायकी। अब जो आया है वो रहने दें, वो आप खुद ही सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, अगर आपको मिल जाता है। क्योंकि अजीब एक रैप सॉन्ग और अजीब एक मामला चल रहा है, एक हंगामा खेजी। भाई कौम
उसके लिए जब आप एक बावकार दिन पर बावकार गीत जारी करते हैं तो उसकी एक अलग बात होती है। आप अचानक से एक हंगामा खेजी, पता नहीं नए लोगों को शायद यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में यंगस्टर्स भी ऐसे तो नहीं है जो बड़े पुट ऑफ हो गए यंगस्टर्स वैसे। हाँ तो बहरहाल बिल्कुल उन्होंने बड़ी ट्वीटें की हैं, आपको ट्वीटें सुनाते हैं, दिखाते हैं ज़रा। वो जो गीत है उसमें मतलब सारिफीन की तरफ से बड़े ही निश्तर बरसाए गए हैं, और ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, वहाँ से ये ट्वीट भी जिससे उन्होंने ये गाना ट्वीट की थी वो डिलीट ही कर दिया। और लोगों ने जो है इस पर बड़े मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन ये शेयर हुआ था तो लोगों ने ज़ाहिर है सुन लिया, वो फैलता रहा, उस पर तबसरे हो गए, और सहाफ़ियों ने, सियासतदानों ने, मतलब लोगों ने, आम सारिफीन ने, हालांकि हम किसी ऐसी चीज़ शख्स को नहीं लाएंगे आपको बताने के लिए कि जो खुद पार्टी हो उसमें, लेकिन एक सारिफ ने पिछले बरस का नगमा जो है वो शेयर किया और कहा कहाँ से कहाँ हम इस बार आकर गिरे हैं, आखिरी नंबर पर आ गए हैं बिल्कुल। अच्छा, एक ने सवाल पूछ लिया कि जीनियस कौन है जिसने ये नगमा बनाया है। अच्छा, एक और सारिफ ने पूछा कि मैं तो समझा था कि हुकूमत माली मुश्किलात का शिकार है जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं हो सकते अक्टूबर तक, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो बड़े तनकीदी निश्तर जो है वो तो बरसाए गए। नहीं चलें भाई, सही काम करें। एक और आप सी खबर थी, एक और खबर आपको देते हैं। आप जानते हैं हम अक्सर बात करते हैं प्रोग्राम में 9/11 के बाद जो मगरिब में इस्लामोफोबिया की वो लहर जो फैली है, उस लहर के हवाले से अब एक और वीडियो सामने आई है कि एक साहब हैं, उनको कनाडा का जो दारुल हुकूमत है ओटावा, उधर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है। वो एक रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, उसको एक पुलिस वाले ने आके रोक दिया। वो वीडियो दिखाएं ज़रा, उसकी आवाज़ अगर सुनवा सके हमें तो हमें ज़रा नाज़रीन देखें कि वो क्या बात हुई। उसने कहा कि जी तुम यहाँ पे नमाज नहीं अदा कर सकते। उसने कहा क्यों भाई? कहते हैं बाहर जाके पढ़ो, यहाँ हमारे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। अजीब उसने एक बेहूदगी की बात की। उसने कहा भाई मैं तो नहीं जा रहा हूँ, और आपको जिसको बुलाना है बुला लीजिए। और इस तरह फिर वो उसकी पूरी गुफ्तगू हुई, और फिर दीगर गार्ड्स वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपने साथी को डिफेंड किया, और फिर वीडियो जब वायरल हुई तो उसके बाद फिर अहमद नामी ये शख्स था बिल्कुल। और जब वीडियो वायरल हुई तो फिर उसके बाद वो रेलवे जो कंपनी है उसने फिर माजरत का बयान भी दिया। इतनी अजीब सी बात है, आप अपनी इबादत कर रहे हैं और कोई आपको आके इस तरह से डिस्टर्ब करे। अच्छा, वो फिर झूठ आगे से बोल रहा है, साफ जब नजर आ रहा है कि कस्टमर तंग हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हॉल में कोई नहीं है, हॉल खाली है, तो खामखा ले आए हो कस्टमर तंग करने। तो खैर ये बाइसेस हैं और जहन की खुराफात हैं जो मुसलमानों और इस्लाम के हवाले से लोगों ने पाली हुई हैं अपने जहनों में। तो खैर फिर माफ़ी मांगी, ये अच्छी चीज़ है कि जिसने नमाज अदा करनी होती है ना वो कहीं पर भी अदा कर लेता है। उसने अपने एक ज़ाहिर है उसका दिल उस नमाज की तरफ माइल है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में वो नमाज जो पढ़ता है उसके ऊपर जो एक फ़र्ज़ है उसने कहीं पर भी पढ़ देना होता है। हम तो ज़मीन पे हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें इस मरतबा एक खलाबाज गए हैं, UAE से उनका ताल्लुक़ है, मुत्तहदा अरात से उनका ताल्लुक़ है। सुल्तान अल न्यादी वो भी इस मरतबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रोज़े रखेंगे। देखें आप कहीं पर भी हो इबादत आप कर लेते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये ज़मीन के गिर्द 17,000 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से घूम रहा है। तो वहाँ पर जो रह रहे होते हैं लोग वो दिन में 16 मरतबा सूरज तुलू और गुरूब होने का नज़ारा देखते हैं। अच्छा, तो अब उन्होंने वो रोज़ा रखेंगे कैसे, ये पूरा ये टेक्निकली सवाल आया। तो जब ये सवाल उनसे किया गया था, फरवरी में उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उनसे पूछा भाई कि आप कैसे रखेंगे, तो उन्होंने कहा मैं ग्रीनिच मीन टाइम के हिसाब से रोज़ा रखूंगा। और उनका ये भी कहना था कि मुझे मौका मिला तो यकीनन मैं रमज़ान में रोज़े रखूंगा। ज़ाहिर है ये सेहत के लिए भी मुफीद है और अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म भी है। तो वैसे सुल्तान अल न्यादी जो है वो पहले मुसलमान नहीं है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रोज़े रखेंगे। पहले भी रखे जी, उससे पहले मलेशिया के खलाबाज थे शेख मुजफ्फर शकूर। उन्होंने रमज़ान के दौरान ISS पर क़याम करने वाले वो पहले मुस्लिम खलाबाज बने थे, और उन्होंने वहाँ पर जो है वो नमाज और रोज़ा वगैरह की पाबंदी भी की थी। मलेशिया की जो फतवा काउंसिल है उससे उन्होंने गाइडलाइंस ली थी। तो वहाँ से जो गाइडलाइंस मुरतब हुई थी उसमें क्या आया था, उन गाइडलाइंस में कहा यह गया था कि शेख मुजफ्फर या तो ज़मीन पर वापसी तक रोज़ा ना रखें, क्योंकि एक तो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में रोज़ा आप छोड़ सकते हैं। दूसरा, या फिर उस जगह के रोज़े के शेड्यूल को अपनाएं जहाँ से उन्होंने वो टेक ऑफ किया था, तो उस जगह के शेड्यूल को आप मद्देनज़र रख सकते हैं। फिर अच्छा, किबला रुख का तयन किस तरीके से होगा, उन्होंने कहा कि जी जो आपके बस में आपको लग रहा है आप कर लें, उसके मुताबिक तयन करना ज़्यादा मुश्किल होगा। ज़मीन की जानिब आप कर लें, आप किसी भी रुख करके नमाज पढ़ लें, कैद नहीं है कोई बिल्कुल कि जी ये पढ़नी ही पढ़नी है। और नियत है फिर बेसिकली, अगर थोड़ा सा कोताही उसमें आगे पीछे हो भी जाए तो आई एम श्योर कि अल्लाह मियां ने नियत पे ही फैसले करने हैं। और ये कहावत भी है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो एक शख्स इतनी मेहनत से अगर वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में कर रहा हो कि ना उसको खाने का पता हो ना उसको, तो फिर तो जाहिर है वो तो फिर कबूल ही हुए। तो खैर आगे बढ़ते हैं। जिम्मेदारी देखें ना, एहसास जिम्मेदारी है,
एक मजहब के साथ जुड़ने का एक जज्बा है, बिल्कुल उसकी बात है असल। बिल्कुल, और लोगों में मैसेज भी इससे कितना जबरदस्त जा रहा है ये भी आप देखें। तो ये भी कुछ लोग कहते हैं नेकियां छुपा छुपा के करो, ठीक है, कुछ नेकियों के बारे में कहा हुआ है कि छुपा के करो, लेकिन कुछ बता के भी कभी कभी कर लो। मतलब वो होता है कि घर में हमारे हैं, वो घर में ऊंचा सा ऐलान कर देते हैं कि अच्छा मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, अब उनके 3 बेटे हैं, तो ताकि वो सुन ले, जरा थोड़ी सी हल्की सी शर्मिंदगी भी आ जाए कि बाप जा रहा है, तो फिर उनमें से 2 तो चल ही पड़ते हैं पीछे। ऐसा होता है, इसी तरह तरगीब दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और कभी कभी बताना चाहिए। अच्छा, आपको एक और चीज भी बताते चले यहाँ पर कि बरसगीर की जो रूह है अभी तक आज़ादी इज़हार राय के तसव्वुर से हम आहंग नहीं हो पाई है, और जमहूरियत से भी उस तरह से हम आहंग नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी तारीखी और समाजी वजूहात पर बहस जारी रहती है अक्सर। लेकिन ये जो हकीकत है ये है कि इस खित्ते के सियासी रहनुमा बादशाह का रूप धार लेते हैं और अरकान असेंबली जागीरदार बनने के खपत का शिकार हो जाते हैं। और इसी रवैये का एक मुजाहरा भारत में सामने आया है कि जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार, उन पर तनकीद ममनू हो चुकी है, उन पर नहीं आप बात कर सकते। अच्छा, कई सियासी कारकुनान उन पर तनकीद करने की वजह से सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, और ताज़ा तरीन वाक़या जो है वो कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के साथ हुआ है, जिन्हें हतक इज्जत के केस में 2 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अच्छा, 2 साल के लिए अंदर, ओहो, सलाखों के पीछे, और जमानत वगैरह ले लेंगे मेरा ख्याल है। एक रिलीफ मिली है उनको। राहुल गांधी ने 4 बरस पहले तकरीर करते हुए सवाल उठाया था कि तमाम चोरों के नामों में मोदी क्यों आता है। अब ये तो गलत बात है ना, ऐसे आप करेंगे तो फिर सजा होगी ना। नहीं भाई, देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है। बतौर मिसाल उन्होंने जो नाम गिनवाए उन सब में मोदी भी था। देखें, नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा, फिर नीरव मोदी कहा, और ललित मोदी शामिल है, वो क्रिकेट वाला। अब नीरू मोदी जो है, नीरव मोदी, वो हीरो का एक ताजिर है जो अदालत से मफरूर है, ठीक है, जबकि ललित मोदी जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग के साबिक चेयरमैन रहे हैं, और जिन्हें टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तमाम उम्र के लिए बैन कर दिया गया है। तो ये दोनों मोदियान जो हैं, ये भी मोदीज जो है, ये भी चोरी इनकी हल्की फुल्की साबित हो गई। और तीसरा वाला जो है वो इनका वजीर आजम है, बदकिस्मती से। अच्छा, अदालत ने राहुल गांधी पर एक मेहरबानी ये की है कि इन्हें सजा सुनाते ही इनके 30 दिन की जो जमानत है वो भी मंजूर कर ली है, ताकि वो इस फैसले को बड़ी अदालत में चैलेंज कर सके। तुम्हें हम जेल भेजेंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए नहीं भेज रहे, जाओ जाके माफ करवा के आ जाओ, ये बुनियादी तौर पे अदालत ने कहा है उनको। वेरी गुड। अदालत भी जो है ना क्या काम करती है। अदालत का जो स्टे का कॉन्सेप्ट है ना, उससे तो मुझे बस क्या ही मैं कहूँ। आप जब जज बने तो आप नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कुछ जिम्मेदारियां तो आप मांगे ही नहीं, क्योंकि इंसान है और इंसानों से कोताहियां हो जाती हैं, और किसी को ऐसे ही मैंने लटका दिया तो खामखा मुसीबत पड़ जाएगी, फिर बाद में मुझे मुसीबत पड़ जाएगी ऊपर। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करेगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। रमज़ान मुबारक में भी हमारे प्रोग्राम में बड़े ख़ास मेहमान शामिल होते रहेंगे, और आज के प्रोग्राम में जो हमारी जो गेस्ट लाइनअप है उसमें सबसे पहले हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन की क्रिकेट टीम की एक मायानाज़ खिलाड़ी, ऑलराउंडर कायनात इम्तियाज़ हमारे साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम। कायनात, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। यौम पाकिस्तान गुजरा है, आपको उसकी भी मुबारकबाद, और रमज़ानुल मुबारक की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। नहीं, आपको भी बहुत बहुत जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं, जब आप पाकिस्तान की जर्सी पहनकर ग्राउंड में कदम रखते हैं तो उस वक्त की फीलिंग क्या होती है? देखें, वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली फीलिंग होती है। सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा ऑनर है। आई हैव बीन प्रिविलेज इनफ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। और जिस दिन पहली दफ़ा अपनी जर्सी पहनी थी तो वो पूरी रात मैंने जर्सी पहन कर ही रखी थी कि उसी ही किट में हमने जाना है फिर मैच खेलने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होता है हर प्लेयर के लिए, इंडिविजुअली स्पेशली, कि आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से खेलना शायद इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं तो एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग होती है कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, अब ये फीलिंग तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है, लेकिन आई एम श्योर इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता होगा।
स्टार्टिंग के मैचेस में तो बिल्कुल फील नहीं होता, क्योंकि आप इतने जोश और जज्बे में इतने ज़्यादा होते हैं कि वो नर्वसनेस जो होती है वो सारी एक्साइटमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एज अ प्लेयर, टीम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, डेफिनेटली नर्वसनेस होती है, टीम को जिताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर चीज़ की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो उसमें नर्वसनेस ज़्यादा आ जाती है। लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि उसे एक्साइटमेंट में ही रखें, जो फीलिंग पहले दिन थी उस जर्सी को पहन के वही चीज़ आगे भी कंटिन्यू। सही। अच्छा, कराची की सड़कों पर अगर हम देखें तो वहां पर तो हर वक्त लड़के ही खेल रहे होते हैं, हर जगह लड़के खेल रहे होते हैं। खेलते हैं, हाँ, बिल्कुल तो ऐसे। आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आई क्रिकेट की? देखिए, हर किसी का तो अलग सेटअप होता है, हमारा अलग था। मेरे माँ बाप ने, मॉम डैड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो उन्होंने आगे प्रमोट किया कि क्रिकेट एज ए कैरियर ऑप्शन है। 2005 में एशिया कप हुआ था, वहाँ से आई गॉट इंस्पायर्ड, आई वाज द बॉल पिकर देयर। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी मुझे इंडिविजुअली के मैंने भी स्ट्रीट क्रिकेट इतनी नहीं खेली, लेकिन हाँ अब लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, टेप बॉल टूर्नामेंट्स, रमज़ान टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज एज वेल। तो यस, अब शायद मुझे लगता है इंस्पिरेशन ज़्यादा है लोगों के पास, क्योंकि दे हैव अ चांस कि वो बाहर आके खेल सकते हैं। थोड़ा टाइम पहले तक थोड़ा मुश्किल था लड़कियों के लिए शायद रोड पे भी आके खेलना, लेकिन अब ज़रा माहौल बदल गया है पाकिस्तान का भी, तो अब चीज़ें ज़्यादा आम होती नज़र आ रही हैं। सही। अच्छा, अब जैसे आपने जिक्र किया बॉल पिकिंग का, बाबर आजम भी बॉल पिकिंग करते थे, फिर उसके बाद देखें वो माशाल्लाह कहाँ पहुँचे हैं। आपने भी बॉल पिकिंग की, आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान की जो टीम की बड़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। बॉल पिकिंग करते हुए किन किन खिलाड़ियों को आपने देखा और किन खिलाड़ियों को देख के सोचा कि हाँ मैं इनकी तरह एक दिन बनूंगी? मेरी जो सबसे पहले इंस्पिरेशन थी वो बॉल पिकिंग के टाइम पर ही मैंने इंडियन फास्ट बॉलर को देखा था, जूलियन गोस्वामी। तो वो सबसे बड़ी, शी वॉज वेरी टॉल और फास्टेस्ट ऑफ दैट टाइम, तो उन्हें देखा। और उसके बाद उसी टूर्नामेंट एशिया कप 2005 के उसी टूर्नामेंट के जो चीफ गेस्ट थे वो वसीम अकरम थे, शोएब अख्तर थे, जो उस टाइम पे बेस्ट अपनी पीक पर चल रहे थे। तो सारे फास्ट बॉलर्स की वजह से मैंने फिर फास्ट बॉलिंग स्टार्ट कर दी कि ये करते हैं, फास्ट होना है, ये होना है, खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब, तो मुझे भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। बॉल पिकिंग से इंस्पायर होते होते फिर 2010 में मैंने अपना डेब्यू कर लिया पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। ये जुलन गोस्वामी जो है बड़ी खतरनाक खिलाड़ी है भाई, खिलाड़न बॉलिंग ऐसे करती है, मुझे लगता है जादू है उनके हाथ में। एक तो वो टॉल, जब वो करती थी ज़ाहिर है बॉलिंग, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड अगर मैं कहूँ ख़वातीन की क्रिकेट की, तो वो गलत नहीं होगा। तो कायनात, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या बात है उनमें कि वो इतने टॉप पर गई? देखिए, वो कंसिस्टेंट थी थ्रू आउट अपने कैरियर में, कंसिस्टेंट रही हैं, इंस्पिरेशन बनती रही हैं, हेल्प करती रही हैं लोगों की। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप कितने बेस्ट हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप एज अ ह्यूमन कैसे हैं। सो शी हैज़ बिन a great human being और अभी भी she is very helpful to everybody। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है उनकी कामयाबी का। सही। अच्छा, आपने मुख्तलिफ ममालिक में जाकर क्रिकेट खेली, हर जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो जब बैरून मुल्क जाती हैं तो कौन सी चीज़ ऐसी आपको ऐसी लगती है कि ये चीज़ पाकिस्तान में भी होती तो कितना अच्छा होता? और पाकिस्तान के हवाले से फिर आपको क्या लगता है कि देखें दुनिया में कहीं पर भी चले जाएँ तो ये चीज़, पाकिस्तानी चीज़ जो है, ये कहीं नहीं मिलती? देखें, मुझे लगता है कि फैसिलिटीज़ वाइज हम काफ़ी पीछे हैं, पाकिस्तान फैसिलिटीज़ वाइज बहुत पीछे है। जो बाहर के लोकल ग्राउंड्स में फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे इंटरनेशनल ग्राउंड में भी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो हम इस चीज़ में बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट हमारे पास भी वही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, ताकि हम उसी तरीके से प्रोग्रेस कर सकें अपने गेम में। और जो बात की जाए अगर कौन सी चीज़ पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि वो चीज़ पाकिस्तान का मेन फैक्टर है कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और यही चीज़ मुझे लगता है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि आई लव पाकिस्तान, और पाकिस्तान चारों तरफ आप देख लें, नॉर्थ और साउथ, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। अच्छा, और ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आप समझती हैं बाहर बैरून मुल्क जब आप देखती हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ पाकिस्तान में होनी चाहिए? या क्रिकेट के अलावा मतलब काफ़ी सारे ब्रांड्स जो इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान में होने चाहिए, ताकि लोगों के पास उतनी ही चीज़ें अवेलेबल हों। स्पोर्टिंग मैं ज़्यादा चीज़ें स्पोर्ट्स की क्योंकि देख रही होती हूँ, शूज़ हैं तो स्पोर्ट्स के देख रहे हैं, अपने ग्रेड्स के हिसाब से ही चीज़ें देख रहे होते हैं जो हमें काम आएंगी। तो आई थिंक वो ब्रांड्स अगर पाकिस्तान में उसी
मिकदार में अगर ब्रांड्स पाकिस्तान में अवेलेबल हों तो यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे लड़कियाँ, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, वो घूम फिर कर बात क्रिकेट पर ही आ जाती है। हम बात करना चाह रहे हैं कि और क्रिकेट के अलावा भी तो ज़िंदगी में कुछ और होगा ना। कौन सी ऐसी चीज़ है आपको जो लगता है कि क्रिकेट के अलावा जो आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर है वहाँ पर, या हम उसको कैसे अपने पास इम्प्लीमेंट करें? हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है क्लीननेस भी बहुत ज़्यादा है बाहर, वो हम पाकिस्तान में ला सकते हैं, खुद ही एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए कि ज़्यादा क्लीननेस हो हर जगह पे। सफाई, बिल्कुल सफाई एक ऐसी चीज़ है कि जो आप दुनिया में बिल्कुल, और दुनिया में अक्सर ममालिक में छोटे छोटे ममालिक होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आबादियाँ होती हैं, फिर भी ऐसी सफाई होती है। अच्छा, ये बताएं कि इतना ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है, मतलब PSL भी हो रहा है, कश्मीर लीग्स हो रही हैं, सिंध लीग हो रही है, सारी लड़कों की क्रिकेट है, लड़कों की है, तो क्या मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी क्या है इस हवाले से कि क्या लड़कियों की भी क्रिकेट हो या इसके अलावा कोई ख्वाहिश है? देखिए, हमारी पिछले 4-5 साल से सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि हमारे वुमेंस के PSL गेम स्टार्ट हो। इट वाज सपोज टू हैपन दिस टाइम, बट अगेन उसकी जगह पे हमने एग्जीबिशन मैचेस इस बार जो हमारे लिए ऑर्गेनाइज हुए हैं, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। मुझे लगता है कि अब जो आगे हमारी उन्होंने हमसे लीग प्रॉमिस की है और इंशाल्लाह जो होनी है, दैट विल बी द बिगेस्ट स्टेप वुमेंस क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में। तो दिस इज़ द बिगेस्ट विश कि ये जितनी जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट किया जाए वुमेंस लीग, बिकॉज PCB एक्चुअली हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड, क्योंकि उन्होंने जो PSL के मैचेस करवाए और जो फॉरेन प्लेयर्स बाहर से आए हैं, उन 6-7 दिनों में हमें इतना कुछ सीखने को मिल गया, बिकॉज यू आर शेयरिंग देयर ड्रेसिंग रूम। दिस इज़ एक्चुअली समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल और उनकी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें, उनके साथ रहकर ही। उनके अगेंस्ट खेल कर शायद उतना नहीं सीख सकते थे जितना हमने 6-7 दिन में इन लड़कियों से सीखा है। तो अगर जब हमारी वुमेंस लीग होगी तो उस टाइम हम सिर्फ सोच ही सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, इंडिविजुअली भी और एज अ ग्रुप, एज अ टीम भी, क्योंकि हम उनके लाइफस्टाइल से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सही। अच्छा, अब अगर आपकी एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस की बात की जाए, क्या टारगेट है जो आपने सेट किया अपने लिए, कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? एज अ बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ट्रॉफ़ी लाना चाहते हैं, एटलीस्ट एक बड़ी ट्रॉफ़ी पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, सो दैट जो ग्राउंड लेवल पे हमारी जो लड़कियाँ उस तरीके से नहीं आ पा रही, वो उस ट्रॉफ़ी की वजह से आना स्टार्ट हो, स्कूल लेवल पे उस तरीके की क्रिकेट स्टार्ट हो। सो आई वुड से कि आई वांट टू ब्रिंग वन ट्रॉफी पाकिस्तान, इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, आपकी अपनी मदर ने भी जाहिर है, मतलब वो भी एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी एम्पायर का डेब्यू किया, ज़बरदस्त, और उसके बारे में ज़रा बताएं कैसा महसूस हो रहा है आपको, और मदर के साथ क्रिकेट के हवाले से क्या आपका रिलेशनशिप है, कैसा है? वो आप यकीन नहीं करेंगे, वो इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी इस टाइम का कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। उन्हीं का ड्रीम था जो मैं पूरा कर रही थी पाकिस्तान की तरफ से खेल के। सबसे पहले मेरा पैशन शायद बाद में बना था, लेकिन उनकी तरफ से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस था कि हम में से कोई पाकिस्तान खेले। अच्छा। तो क्योंकि रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी तो वो खेल कर नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ में प्रूव किया कि वो एज एन कर सकती है, दूसरी फील्ड में आकर भी कर सकती है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। सो जिस दिन हमें पहले दफ़ा पता चला था कि वो एशिया कप के लिए जा रही हैं, और उसके बाद अब जब उन्होंने PSL के भी मैचेस किए हैं, तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल से भी आगे की जो खुशी होती है ना, वो उनका इस तरीके का था सारा। तो वी वर रियली हैप्पी फॉर हर। हमारी तरफ से भी जी बड़ा प्राउड मोमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए कि इतना ज़बरदस्त जो है वो इस लेवल पर पहुंची है। माँ बेटियाँ ऐसी चाहिए। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा जी, रमज़ान आगाज़ हो चुका है, रमज़ान कैसा गुजरता है आपका? रमज़ान देखें बहुत ज़्यादा, हम जब टीम के साथ नहीं होते तब तो रमज़ान बहुत ही सटल गुजरता है। अच्छा। टीम के साथ होते हैं तो बहुत ही हैप्पीज़ेट में गुजरता है। रोज़ों में खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन खैर माशाल्लाह सब लड़कियां पूरे तरीके से रोज़े भी रखती हैं और अपना गेम भी पूरा करती हैं। लेकिन घर में थोड़ा सा चेंजेस ये होती हैं कि हम ऑफ कोर्स इफ्तारी और इन चीज़ों पे काफ़ी ज़ोर रहता है, और आफ्टर इफ्तार हमारे सेशंस वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग वगैरह सब हम आफ्टर इफ्तार करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम सेशंस करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, सो यू हैव टू बी ऑन दैट एज वेल। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि अब मतलब देखने में भी आप ठीक ठाक हैं, बातें भी आप सही कर लेती हैं, बिल्कुल एक्सेंट वगैरह भी आपका बिल्कुल सही है बोलने बोलने में। ठीक ठाक? हाँ, अच्छा खासा। हाँ, ठीक ठाक भी मुराद है, अच्छा खासा। हाँ। तो आपका कोई टेलीविजन होस्टिंग की तरफ आने का कोई प्रेजेंटेशन? और क्योंकि आपकी वीडियो देखी थी हमने, उसमें आप जो खवातीन क्रिकेटर्स आई हुई थी उन सबके इंटरव्यूज ले रही थी भाई, तो बताएं भाई कोई कंपटीशन आपने देना है शेफा यूसुफजई को?
नहीं, देखिए इंशाल्लाह ज़रूर, ऑफ कोर्स अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी कोई ना कोई चीज़ हमने सोचनी थी कि हम क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस कैन बी अ ब्रेक थ्रू के नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो होस्ट करने की मिले तो उस पर डेफिनेटली आई विल टेक दैट। अरे वाह, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। कायनात इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान की मायनाज क्रिकेटर और अपनी क्रिकेटिंग जर्नी, रमज़ान एक्टिविटीज़ के बारे में बता रही थी। शिफा यूसुफ से बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और अच्छा लगा। कितना बड़ा दिल है प्रोग्राम किया, कैसा बड़ा मेरा दिल है और कैसे कैसे मैं चाहती हूँ कि सारी खवातीन जो कर सकती हो वो होस्टिंग करें, मुख्तलिफ फील्ड्स ट्राई करें। लेकिन आपके साथ मुझे अच्छा लगा प्रोग्राम करके। अच्छा, अब ये है कि जब मैं करूंगा उनके साथ प्रोग्राम तो फिर बताऊंगा आपको कैसा रहा। पता लग सी क्या बात है, जब कोई यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, यंगस्टर्स को तो चांस देना चाहिए, लेकिन क्या पता कोई और वो होता है ना, मतलब कहते हैं कि बंदी के बारे में अब वर्ड अजीब सा है, इनसिक्योर हो गई अचानक से, इनसिक्योरिटी आ गई नाजरीन। नहीं कहते हैं बड़ी बला है वो, जिसको कहते हैं ना बड़ी बला। तो वो मतलब बहुत वो ऐसी खवातीन भी होती है दुनिया में कि वो जिसको बला का वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं। अब आप खवातीन से निपटिएगा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं भाई नाजरीन, आई एम क्वाइट, मेरे तो वो लफ्ज़ ही लिए हैं मैंने। मर्द हजरात में भी इस किस्म की बलाएं मौजूद होती हैं, लेकिन खवातीन में भी होती है। तो अगर मेरी जगह कोई बला किस्म की खातून आके आपको टक्कर गई, इतनी जबरदस्त उन्होंने होस्टिंग की, अभी तो कायनात क्रिकेट में देखे फोकस करेंगी, अभी तो फौरन नहीं आती। अच्छा ठीक है, चले तो ना लाएं, किसी तरह ना लाएं। ये नाजरीन कुर्सी का नशा ऐसा ही होता है नाजरीन, यही होता है बस। चलो, कोई जमहूरियत नहीं चाहिए मुझे, इधर मुल्क में चाहिए, इधर नहीं चाहिए। तौबा मेरे मालिक, तौबा मेरे मालिक। अच्छा, एक और बड़ा अहम इशू है जो कि हमने डिस्कस करना है। हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में ही, जैसे ही शुरू होने वाला होता है रमज़ान, आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सड़कों पर जो भिखारी होते हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। कराची में हमने बात की थी कि कराची में मुख्तलिफ हिस्सों से, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भिखारी आ जाते हैं और आपका जीना हराम कर देते हैं। अब इन भिखारियों के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की हुई है। आबिद बेली साहब हैं, सोशल वर्कर हैं, उन्होंने कराची में ये कैंपेन शुरू की है कि ये जो पेशेवर भिखारी हैं इनसे बचें और इनको भीख ना दें। आबिद बेली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उवैस साहब? ठीक ठाक हैं? आबिद साहब बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो भिखारियों का जो मामला है, कराची में आना सारे मुल्क से, और सारे मुल्क से आकर यहाँ पर फिर भीख मांगना और अपना सीज़न लगाना, आपको कैसे ख्याल आया? क्योंकि देखते तो सब लोग हैं कि भाई ये हो रहा है, लेकिन एक्शन और कैंपेन स्टार्ट करना, ये कैसे आपने आगाज़ किया इसका? मैं असल में माफ़ करो करते करते थक गया था। बाकी कराची के लोग शायद अभी तक थके नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं, वो होता है ना, कभी कभी आप कहीं सड़क मेरे ख्याल में कराची जगह से, चौक से गुजर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा आज तो बहुत ज़्यादा गदागर नज़र आए हैं, इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गए हैं। तो उस तरह से हम पूछना चाह रहे थे कि क्या आपको कहीं बहुत ज़्यादा तादाद में ये नज़र आने लगे, उसके बाद एहसास ज़्यादा हुआ कि माफ़ करो तो कोई मान ही नहीं रहा? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ये तो रमज़ान से पहले, रमज़ान तो अभी कल शुरू हुआ है, रमज़ान से पहले भी हर चौराहे पे, हर शॉप के बाहर, इवन कि अब तो घर के बाहर भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं ना, कम नहीं हो रहा है। तो इनके खिलाफ अब कैंपेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया हुआ था। किसी ने तो इनिशिएटिव लेना था, लेकिन जिनको लेना था वो खाना खिलाने में लगे हुए हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं ही कर लेता हूँ सर। ठीक है, तो अब इस कैंपेन का मकसद क्या है और आप क्या लोगों को तरगीब दे रहे हैं इस कैंपेन में? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भीख देना बंद कर दें, सदका खैरात बिल्कुल दें, लेकिन सदका खैरात जब दिया जाता है ना तो उसके लिए पूरी तहकीक की जाती है कि कौन उसके जो है वो ज़रूरतमंद है। और उसके लिए भी हमें हुक्म ये है, सबसे पहले जो है वो आपके घर वाले, दूसरे नंबर पे फिर आपके पड़ोसी, तीसरे नंबर पर आपके दोस्त अहबाब, और फिर जो है वो बाकी लोग जो हैं। तो अगर यही चीज़ हम अप्लाई कर लें अपने ऊपर, तो मेरे ख्याल में ये जो प्रोफेशनल भिखारी हैं, जो कि एक्टर्स हैं बेसिकली, तो इनको खुद ब खुद, और आपने भीख देना आपने बंद करनी है। ना ये आपसे गन पॉइंट पे भीख मांगते हैं, ना ये गवर्नमेंट आपको फोर्स करती है। ये आपके अपने करतूत हैं जिसकी वजह से अब आप भुगत रहे हो। कि आप कहीं भी गाड़ी में बैठ के, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप गाड़ी में दोस्तों के साथ बैठ के चाय पी सकें या खाना खा सकें। सही है। और वो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है जो आपकी तरफ खुद नहीं आते? मिसाल के तौर पे बाज़ार में आप देख रहे हैं कि बहुत एक ज़ईफ़ आदमी है, शख्स हैं, और उन्होंने बलून्स पकड़े हुए हैं। अब वो बैठे तो बलून्स बेचने के लिए है, लेकिन ज़ाहिर है हमें पता है कि उनकी शायद पूरे दिन की दिहाड़ी ना हो, या होगी भी तो 400-500 रुपए की होगी।
तो उनको जाके आपका ख्याल है कि देना ठीक है? या उसमें भी आपको लगता है कि वो एक्टर्स हैं बहुत सारे? बिल्कुल 100%, नहीं 100% उनको दो भाई, क्योंकि अब जैसे क्लिफ्टन के एरिया में एक बुज़ुर्ग हैं, वो कई सालों से बलून्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छे। मैंने एक दफ़ा उनको कहा था कि आप कुछ पैसे मुझसे ले लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो ये जो मेहनत कश लोग होते हैं ना, ये इस तरह भीख लेते नहीं हैं, वो आपको कहेंगे मेरे सारे बलून्स ख़रीद लो। तो ये फ़र्क है इनमें और इन प्रोफेशनल भिखारियों में। अच्छा, ये फ़र्क और हम कैसे वाज़े तौर पर समझ सकते हैं? लोग हम जब सड़क पर निकलते हैं तो कैसे उनको पता लगे कि ये प्रोफेशनल है और ये वाकई जो है वो जेन्युइन शख्स है? क्योंकि इसमें भी बहुत सारे एक नए तरीके आ गए हैं ना, मतलब वो आपकी गाड़ी पर आके अचानक से वो वाइपर मारना शुरू कर देगा, साफ़ करना शुरू कर देगा ज़बरदस्ती। तो बहुत सारे लोग इस तरह भी कर रहे होते हैं। बहुत छोटे बच्चे। जी बिल्कुल। नहीं, वो सारे ये सब मिले हुए हैं ना आपको। अब अगर एक वीडियो आपने देखी हो, कल बड़ी वायरल हुई है कि वो बेलचा लेके घूम रहा है और वो बेलचा सिर्फ उसने दिखाने के लिए रखा हुआ है। तो इसी तरह ये बच्चे जो है ये वाइपर लेके, वो बच्चियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी चीज़ें लेके, जिनकी प्राइस जो है वो मुश्किल से 100 रुपये भी नहीं होगी, लेकिन वो सिर्फ दिखाती हैं, मांगती पैसे ही हैं। अखबार वाले पहले जो है वो सिग्नल्स पे, आपको शायद अखबार वाले याद हों, तो अखबार वाले सिग्नल्स पे होते थे और वो सिर्फ अखबार ही बेचते थे, वो आपसे पैसे नहीं मांगते थे। ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, ये इनके पास वक्त बहुत कम होता है। सिग्नल जब खुलने और बंद होने में वक्त बहुत कम होता है, तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि पैसे तो किसी सूरत मिल ही जाएं। तो चीज़ें बेचने वाला जल्दी में नहीं होता, वो अपनी चीज़ बेच रहा है और वो जो चीज़ बेच रहा है वो देखेगा कि कौन ख़रीदार है, वो उसके पास सीधा जाएगा या उसको वो बुला लिया जाएगा। लेकिन ये जो है ना, विद इन फ्यू सेकेंड आपके पास आ ही जाएंगे फ़ौरन के मुझे कुछ पैसे दे दें, या मेरे घर में ये मसला है, मेरे घर में वो मसला है, हालांकि वो चीज़ बेचने के लिए खड़े होंगे। तो ये कुछ सेकंड्स का काम होता है। तो आपकी भी हाँ, तो अच्छा, अब आपकी कैंपेन में क्या है, मतलब किस तरह से आप कैंपेन कर रहे हैं? कोई लोग हैं आपके साथ, फ्रेंड्स हैं, किस ग्रुप बनाया हुआ है, किस तरह ये कैंपेन अब आप चलाएंगे? देखिए, मैंने तो बेसिकली एक आम कराची वाला के नाम से जो पेज बनाया था 2.5 साल पहले, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ करने का बस एक अल्लाह ताला ने कुछ दिया हुआ है, कुछ अंदर है मेरे प्रॉब्लम कि मैं बैठ नहीं पाता, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। अच्छा। तो पहले आया हूँ पाकिस्तान था, उस पर बहुत सारे काम किए, अब एक आम कराची वाला के पेज से जो है वो ये कर रहा हूँ। तो ये जो भीख बंद था, ये अक्टूबर 2021 में पहली पोस्ट मैंने लगाई थी और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। फिर उस पूरी कैंपेन को बनाते हुए 1.5 साल लगा और उसमें लोगों को जमा करते हुए, क्योंकि इसमें लोग डरते बहुत हैं, माफिया है ना ये, तो हमारे कराची के लोग तो वैसे ही जो है वो डरपोक हैं, वो डरते हैं, तो वो आगे इस तरह आते नहीं हैं। तो ग्राउंड वर्क जो है वो हमने ग्राउंड की जो एक्टिविटी है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 1.5 साल या 2 साल के बाद की है और एन उस वक्त की है जब रमज़ान आने वाले थे। तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और स्टिकर्स जो हैं वो तो इतने कोई वायरल हो गए हैं कि इस्लामाबाद और हैदराबाद और हर जगह से जो, क्योंकि ये प्रोफेशनल भिखारी हर शहर में है। और दूसरा एक और काम हम कर रहे हैं आज से कि डीपीज़ जो हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे अवेयरनेस हो सके ना, तो वो हमारा मेन मकसद है कि हमने तो लोगों को ये कहना है कि आप खुदारा भीख नहीं दो, आपको बहुत दिल कर रहा है तो अपने घर में अपनी गाड़ी में बॉक्स रख लो और वो पैसे उसमें डाल दो। महीने के आखिर में जब आपके पास पैसे जमा हो जाएं तो किसी ऐसे बच्चे को या किसी ऐसी फैमिली को जो ज़रूरतमंद हो, उनको आप उनकी हेल्प कर दो। और हेल्प भी इस तरह करो कि उनको दोबारा मांगना ना पड़े, उनको खड़ा करो अपने पाँव पे, ना कि उनको ज़िंदगी भर भीख देते रहो डोनेशन के नाम पे या किसी भी नाम पे। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा, अब एक और चीज़ मुझे बताएं कि एक और बड़ी बात की जाती है कि जो सिग्नल जो हैं वो कराची में बिकते हैं, जो भीख मांगने वाले होते हैं उनके एरियाज़ होते हैं, टेरिटरीज होती है, और ये एक पूरा नेटवर्क की शक्ल में काम कर रहे होते हैं। अगर कोई शख्स वहाँ पर जाकर काम करना शुरू करे या भीख मांगना शुरू करे तो जो पुराने भिखारी होते हैं वो हटा देते हैं उसको। जी बिल्कुल। तो ये तो कराची वालों को क्या सबको पता है, आप टीवी चैनल्स वालों को भी पता है, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस किए गए हैं और सिग्नल्स पे आपको नया बंदा खड़ा करके दिखा दो बगैर परमिशन के आप चलो। अब सिग्नल तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब तो KFC के जो हैं या मैकडॉनल्ड्स के या जो बड़े ब्रांड्स हैं, स्टोर्स हैं खाने पीने के, कोई भी
वो भी बिकते हैं, अब उनकी भी फुटपाथ जो है वो बिकती है, उनकी भी जगह बिकती है। पहले तो सिर्फ सिग्नल पूरा राउंड अबाउट बिकता था ना, तो अब वो शॉप बिकती है कि इस शॉप पे कितना कस्टमर आता है तो मैं इस शॉप पे खड़े रहने के इतने पैसे दूंगा। अच्छा, तो और पुलिस जो है या हमारी इंतजामिया, उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ को फैसिलिटेट करने में भी और इसको रोकने में भी? यार पुलिस अगर सही काम करे तो मेरे ख्याल में कराची में ना एक भिखारी नज़र आएगा, ना कोई डाकू नज़र आएगा, ना कोई चोर नज़र आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबका एक सेटअप चल रहा है ना, तो चलने दें। आपने तो कुछ बोलना नहीं, कराची वालों ने सेटअप चल रहा है। जब तक कराची वाले जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम उलझे हुए रहते हैं हर चीज़ में, हमें उलझा के रखा हुआ है और हमने उलझना बंद करना है। हमने जड़ पे पहुंचना है कि जड़ क्या है इस मुसीबत की, इस परेशानी की। आपकी आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे अगर आप एक होके और इस जड़ तक पहुंचेंगे कि ये जो जड़ है जो सारी बुराई की, उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन होते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल सही कहा आपने आबिद वली साहब, वो जो जड़ है उसको पकड़ना पड़ेगा और सारे कराची वालों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान वालों को उठ खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी मसला हो आपको खुद उसके लिए इकदाम करने होंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आबिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। और वक्फे की तरह जाना है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं ज़रा क्लेफ्ट पैलेट्स और लिप्स की। नौज़ायदा बच्चों में क्लेफ्ट लिप्स एंड क्लेफ्ट पैलेट्स जो हैं, यानी कि होंठों और तालू की हड्डी में नक्स होना, इसकी बीमारी पाकिस्तान में भी बड़ी आम है, दुनिया भर में ये होती है। और इंसान के होंठ हमल के चौथे और सातवें हफ्तों में तश्कील पाते हैं। अगर इस दौरान किसी खराबी की वजह से ये अमल मुकम्मल ना हो सके तो इसका नतीजा कटे हुए होंठ और तालू की हड्डी में नकाइस की सूरत में सामने आता है। और इसकी मुख्तलिफ वजूहात भी बताई जाती हैं। 2022 में एक मेडिकल जर्नल में रिपोर्ट शाया हुई थी कि क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप्स जो हैं, उनके शिकार से 280 बच्चों पर रिसर्च की गई थी। और तहकीक से ये बात सामने आई थी कि उस बीमारी में मुब्तला 92% बच्चों के वालिदैन जो थे वो आपस में कज़न्स थे। अच्छा, इसके अलावा इसका ताल्लुक जीन से भी है, माहौल से भी है, हत्ता कि जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान खातून के खाने पीने की आदत से भी जो है वो इस बीमारी का लिंक है। बिल्कुल। अब इस बीमारी का इलाज जो है वो सिर्फ सर्जरी से ही मुमकिन है और प्लास्टिक सर्जन इसको बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से नॉर्मलाइज कर सकते हैं इंसान के चेहरे को। अब इसमें किस किस्म की क्लेफ्ट पैलेट्स और क्लेफ्ट लिप्स जो हैं वो होती हैं, कैसी कैसी इसकी टाइप्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इलाज पर कितना वक्त कितनी मेहनत लगती है। हमारे साथ प्लास्टिक सर्जन और एक्टर डॉक्टर फहद मिर्जा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम शिफा, हाउ आर यू? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रमज़ान मुबारक डॉक्टर साहब। और ये हमारा सेगमेंट बड़े अरसे का पेंडिंग था आपके लिए। क्लेफ्ट लिप्स और क्लेफ्ट पैलेट जो है, इसके हवाले से जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर इसमें आप कुछ कमी बेशी हो तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। देखें, हर चीज़ को जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं, उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट की आपने बात करी कि ये होता क्यों है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये जेनेटिक होता है, लेकिन इसके बहुत सारे एनवायरमेंटल कॉजेज भी होते हैं। सो अगर आप क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में अगर इफ यू रीड अबाउट द कॉज ऑफ इट हैपनिंग, तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद जो माएँ स्मोकिंग करती हैं उनके अंदर होता है। कुछ माओ को, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और फिर कुछ माओ को प्रेगनेंसी के दौरान सही खुराक ना मिलने से, कुछ इसेंशियल विटामिन्स ना मिलने से भी क्लेफ्ट पैलेट और लिप हो सकता है। तो मैटरनल स्मोकिंग को प्रिवेंट करना और अच्छी प्रेगनेंसी में खुराक देना, स्पेशली विटामिन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे फोलेट एक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके, जिसकी कमी से ये हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट क्यों होता है, तो आप ये समझे कि माँ के पेट में जब इंसान क्रिएट हो रहा होता है तो चेहरे के दोनों हिस्से अलग अलग बन रहे होते हैं। राइट साइड अलग बन रहा होता है, लेफ्ट साइड अलग बन रहा होता है, और बनते 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 वो ऐसे बीच में आके मिल जाते हैं। अच्छा। इसीलिए इंसानों के चेहरे एसिमेट्री होती है। आपने देखा होगा राइट साइड अलग है, लेफ्ट साइड अलग है।
और वो इसलिए होती है बिकॉज राइट अलग बनती है, लेफ्ट अलग बनती है, फिर बिल्कुल। बीच में आके मिल जाती है। ठीक है, अब जिन लोगों में क्लेफ्ट लिप और पैलेट होता है उनमें जो फ्यूजन का प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो जिनमें बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है उनमें पीछे से तालू तक कटा होता है। तालू के दो हिस्से होते हैं, एक नरम तालू और एक सख्त तालू। नरम तालू वो तालू होता है जो आवाज को नाक में जाने से, हवा को नाक में जाने से मुंह से निकालने के काम आता है और हमारी आवाज बनाता है। और जो हार्ड तालू होता है वो जो बोनी कंपोनेंट होता है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर ये तो होता है लेकिन आगे की दाढ़ और लिप नहीं होता। तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है डिपेंडिंग ऑन कि कितना बंद हुआ है, कितना बंद नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप इलाज पे आते हैं तो इलाज में भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम लिप की बात करते हैं तो लिप के साथ नोज अफेक्टेड होती है, बिकॉज क्लेफ्ट लिप के अंदर क्या होता है कि मसल होती है हमारे होठ में टायर की तरह, वैसे गोल चल रही होती है और वो हमसे ये करवाती है, ये मूवमेंट मुंह को बंद करना, वो मसल कराती है, टायर की तरह होती है, ऐसे क्लोज करती है। जिन बच्चों में क्लेफ्ट लिप होता है उनमें ये होता है कि मसल चूंकि यहाँ पे क्लेफ्ट हो गया तो मसल एक दूसरे से मिल नहीं सकी। तो जब मसल एक दूसरे से मिल नहीं सकेगी तो एक हिस्सा मसल का नॉस्ट्रिल पे लग जाता है क्योंकि यहाँ तो कट है, और एक हिस्सा मसल का नाक के बेस पे लग जाता है। फिर ये मसल खिंचाव पैदा करती है, तो एक ऐसे खिंचाव पैदा करती है और एक ऐसे खिंचाव पैदा करती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये खिंचाव होगा उतना ज्यादा नाक का कार्टिलेज जो है ना वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जैसे बच्चा पैदा हो उसको पहले 3 माह के अंदर प्री सर्जिकल ऑर्थोपीडिक्स करा दी जाए, क्योंकि बच्चे के पैदाइश के पहले 3 महीने बच्चे के अंदर माँ का एक हार्मोन मौजूद होता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से नरम हड्डी को आप रीशेप कर सकते हैं। ओके, जब भी आपने सुना होगा कि दादियां जो है वो नाक दबा रही हैं, सर दबा रही हैं पहले 3 महीने में, इसकी कुछ सदाकत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह होता है, वो नाक और सर बनाना सर होता है, का भी सर शेप बनाना होता है एडजस्ट कर रही होती हैं नानियां दादियां। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले 3 महीने में बहुत जरूरी है कि प्री सर्जिकल ऑर्थोपीडिक्स की जाए, ताकि नाक, उसमें चंद चीजें लगाते हैं तो नाक का शेप को बेहतर पोजीशन मेंटेन करते हैं और लिप को भी पास ले आते हैं, ताकि जब 3 माह पे सर्जरी की जाए तो वो सर्जरी में आसानी पैदा हो। बिकॉज इंसान का जो जिस्म है वो उस पूरे जहान की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, एटलीस्ट हमारे इल्म में। और इस वक्त जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत ही कंपेयर टू द टेक्नोलॉजी ऑफ द बॉडी, हमारी जो इस वक्त मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बहुत ही तकियानूसी स्टोन एज है, बिकॉज इंसान का जिस्म अल्लाह की टेक्नोलॉजी है, उस तक तो नहीं पहुंच सकते। तो हमें चाहिए कि हम जो एडवांटेज अपने सर्जन को दे सके दें, ताकि रिजल्ट आपका बेस्ट पहुंचे। ठीक है, तो ये तो लिप की। अच्छा फाद साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि ये जैसे इलाज पर हम जरा आपसे मजीद बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये कितना प्रेवलेंट है ये डिजीज़ और कितने बच्चों में ये होता है? कोई इस तरह के नंबर्स या आप कुछ बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें बच्चे जो हैं वो बच्चे अफेक्टेड होते हैं? आई थिंक क्लेफ्ट लिप का जो इंसिडेंस है 1 in 700 बर्थ्स है। इन जनरल पॉपुलेशन आई थिंक 1 in 7 बर्थ्स है। फिर कुछ पॉपुलेशन जो होती है, जैसे ये इंडोनेशियन लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। फिर फर्स्ट कजन मैरिजेस में भी ज़्यादा होता है, तो उनमें इंसिडेंस और बढ़ जाता है। बट जनरल पॉपुलेशन में मेरा एग्जैक्टली नंबर सही नहीं है, इट्स वेरी इजी टू गेट दीस नंबर्स, इंटरनेट पे मिल जाते हैं, मुझे कई साल हो गए नंबर्स पढ़े हुए। बट आई थिंक नॉर्मल पॉपुलेशन में 700 में से 1 होता है, ऐसे करके। और जो इसका इलाज है वो सिर्फ बचपन में ही हो सकता है, या जब बड़ा हो जाए कोई बच्चा या कोई मतलब बड़ी उम्र का शख्स हो और उसका इलाज बचपन में नहीं हुआ है, तो क्या उस वक्त भी हो सकता है इलाज? बिल्कुल, इलाज बिल्कुल हो सकता है, बस उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, क्योंकि जब इतने अरसे से नाक डिफॉर्म्ड है तो आप उसको कितना बेहतर कर सकेंगे। जैसे अब कान का शेप है, कान की कार्टिलेज है, अब इसको मैं बिल्कुल सीधा तो नहीं कर सकता ना, तो उसी तरह नाक भी जब कार्टिलेज का शेप चेंज हो जाएगा तो आप उसको बिल्कुल करेक्ट नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज, अगर मैं तालुक पे आऊँ, ठीक है, यानी कि अर्ली ऑन होना चाहिए ताकि वो ग्रो कर ले प्रॉपरली। तालुक जी एब्सोल्युटली। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पैदा होते ही प्री सर्जिकल ऑर्थोपेडिक शुरू कर दी जाए। ये मैक्सिलोफेशियल वाले लोग करते हैं,
So that's very important. सही, ओके ओके। ठीक है। और अब इलाज इसका जो है वो क्या सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी से ही है या कुछ बच्चों का सिर्फ स्टिचेस से और उस तरह से भी मामला जो है वो हो जाता है प्रॉपर्ली? ये प्लास्टिक सर्जरी में स्टिचेस ही होती कितनी बुरी है या कितनी ठीक है? पूरा प्रोसेस है। तो देखिए, लिप जो होता है वो 3 महीने पे करना चाहिए, ठीक है। पहले बच्चा अगर नाउजुबिल्लाह मर्ज के साथ पैदा हुआ तो सबसे पहले माँ बाप को एक तो और पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, बिकॉज इन बच्चों में और भी कॉन्जेनिटल पैदाइशी एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती है, तो पहले उन सबको दिखवाना चाहिए, खास करके हार्ट के मसले हो सकते हैं। वो सब दिखवाने के बाद प्री सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स करना चाहिए पहले 3 महीने बढ़ के, फिर 3 महीने पे लिप को रिपेयर करना चाहिए और नोज को। उसके बाद 10 महीने पे हमें तालू को रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज 10 महीने पे तालू को रिपेयर करना इसलिए जरूरी है बिकॉज जो तालू होता है उसका स्पीच से बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है, और 10 महीने पे बच्चा अपना स्पीच पैटर्न लर्न कर रहा होता है। तो अगर बच्चे को आप 10 महीने इसके बाद और बाद में आपने तालू रिपेयर किया तो वो स्पीच को मिस लर्न कर जाएगा, और एक दफ़ा बच्चे ने स्पीच को मिस लर्न कर लिया फिर ये उसको उम्र भर की प्रॉब्लम रह जाएगी। सो इतना इम्पोर्टेंट है इसमें टाइमिंग, बिकॉज सर्जरी तो आसान है लेकिन स्पीच को उसको करेक्ट लर्निंग कराना मुश्किल है। और सिर्फ इसलिए 10 महीने पे जो बच्चे अपने वावल्स बना रहा होता है, कॉन्फिडेंस बना रहा होता है, उस टाइम के ऊपर आपने इसको तालू रिपेयर करना पड़ता है, और उसके बाद इनको स्पीच थेरेपी में लगाना पड़ता है, बिकॉज इन बच्चों के अंदर आप फिजिकल डिफॉर्मिटीज काफी हद तक बेहतर कर देते हैं क्योंकि स्पीच फिर भी इम्पेयर्ड रहती है। अच्छा, अब इसका जो इलाज है, जो सर्जरी वाला इलाज है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं इन्वॉल्व होती? क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ों में कोई कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व हो जाती है। इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ अ सर्जरी जो कि इजीली हो जाती है। Listen, it's not a simple surgery, it's an artistic surgery, because आप एक abnormal फेस को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप मुझे बताएं, नॉर्मल कौन बनाता है? कौन नॉर्मल बनाता है? अल्लाह ताला ही बनाता है सबसे बेहतर। तो अल्लाह ताला नॉर्मल बनाता है, डॉक्टर के पास आ जाता है मामला। अल्लाह ताला तक तो नहीं पहुंच सकते। सो इवन इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स, ये सर्जरी द बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्जन की भी कोशिश होती है कि नॉर्मल से नॉर्मल के करीब तर बना दे। आप समझ रहे हैं? तो जो मेन कॉम्प्लिकेशन ये कि आपका रिजल्ट बहुत बुरा आ सकता है, बिकॉज जो सर्जन है वो क्वालिफाइड नहीं है, आर्टिस्टिक सेंस नहीं है, उसको प्रिंसिपल्स की समझ नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी डेलिकेट एंड वेरी आर्टिस्टिक सर्जरी, टेक्निकल भी और आर्टिस्टिक भी है। तो नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन ये है कि काम आपका मतलब रिजल्ट बहुत खराब आ सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और आखिर में फाइनली ये भी बताते जाइएगा जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कि क्या बहुत कॉस्टली है या ये अफोर्डेबल है सर्जरी? नहीं, अब तो ये इतनी महंगी सर्जरी नहीं है। जैसे मैं तो अभी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, और बहुत सारे कैंप्स भी इसको लगते हैं। इसको स्माइल ट्रेन एक कैंप है, वो क्लेफ्ट के इंटरनल जिसमें ख्याल सिंध के अंदर जाके वो करते हैं, स्माइल ट्रेन उसका नाम है। और बहुत सारे इतना महंगा नहीं है, इट्स अफोर्डेबल हो जाता है, बहुत सारे लोग फ्री करते हैं। डॉक्टर अशरफ गनात्रा हैं, वो अल मुस्तफ़ा में होते हैं कराची में, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। फिर डॉक्टर गुलाम कादिर फयाज हैं, वो लाहौर में होते हैं, वो बहुत बड़ा काम करते हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े क्लेफ्ट के नाम हैं, खास करके डॉक्टर अशरफ गनात्रा, डॉक्टर गुलाम कादिर फयाज। इनकी पब्लिकेशंस भी इंटरनेशनली, इनका काम रिकग्नाइज भी होता है, बिकॉज इन्होंने बहुत क्लेफ्ट की, ये हज़ारों की तादाद में की है, और उनकी किताबें भी लिखी हैं। सो माय लिए सोर्स ऑफ प्राइड भी हैं ये लोग कि इन्होंने इसमें इतना काम किया है। बिल्कुल। और शायद हमारे यहाँ इंसिडेंट्स भी ज़्यादा है तो हमें मौके भी ज़्यादा मिलते हैं करने के, बट इतनी महंगी सर्जरी नहीं होती, और हमें मजीद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर फहद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो एक और पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवानी है, पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटीज़ अगर हम इनको कहें। मीडिया से इनका ताल्लुक, लेकिन मीडिया के अलावा भी जो इनकी जहतें हैं वो भी बड़ी अलग, बड़ी यूनिक है, वर्सेटाइल भी है, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल पर्सन्स। हाँ बिल्कुल। और हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। दुनिया में एक शख्स एक ही काम कर सकता है, ये बड़ा आसान सा काम भी है, और दुनिया में एक ही शख्स कई काम कर सकता है, ये काम इतना आसान नहीं है। तो ये जिस शख्स से आपकी मुलाकात हम कराने लगे हैं, पाकिस्तान की नामवर, अब समझ नहीं आ रहा है इनका तारुफ पहले कहाँ से शुरू करें, लेकिन एविएटर के तौर पर हम कराना चाहेंगे। उसके हवाले से इनकी किताब भी बड़ी ज़बरदस्त आई। वो एक इनकी जो अचीवमेंट है वो ऐसी है कि दुनिया में पाकिस्तान, बिल्कुल दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है इनकी वजह से जाना गया, देखा गया। गुलकारी, अदाकारी, मेजबानी, वो तो फिर बिजनेस, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो भी ये कर चुके। बिल्कुल, तो इतनी सारी चीजें करते हैं और अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जी फ़ख्र आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। आप लोग देने मुबारकबाद, तो फिर मैं आप लोगों को भी दे दूं मुबारक। आपको सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। सितारा इम्तियाज जी, सितारा इम्तियाज जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान की मुबारक हो आपको, तमाम देखने वालों को रमज़ान का ये महीना बहुत मुबारक हो, और आप अपने नए घर में हैं, तो आपकी उसको मैं मुबारकबाद दे दूं। एंड इट्स ग्रेट टू बी हियर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आप उधर जो फीलिंग थी वो पहले उसका तो जरा एक्सप्लेनेशन देना कि कल कैसा हुआ, महसूस हुआ, गए हैं, खड़े हो गए सामने, अब आपकी जो अचीवमेंट्स है वो बयान हो ही जा रही हैं एक के बाद एक। नहीं, इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। बड़ी खुशी की बात है। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि यू नो मुझे तो जो अवार्ड मिला ही मिला, लेकिन जो कुछ अवार्ड मैं कहता हूँ कि जो ज़रा थोड़े लेट थे, मसलन कवि साहब का हो गया, यू नो इन्वॉल्व हो गया, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। एंड देन ऑफ कोर्स बीइंग सराउंडेड इन द रूम विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, जहांगीर खान, जानशेर खान, यू नो, तो आप इट्स जस्ट इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्पेशल फीलिंग कि आपका जो मुल्क है, आपकी रियासत जो है वो आपको रिकग्नाइज कर रही है। आपकी काम उससे बड़ा ज़ाहिर है कोई मोमेंट नहीं हो सकता कि आपका जो कौम आपको पूरी रिकग्नाइज तो करती है, लेकिन रियासत फिर रिकग्नाइज करे। ये मेरे ख्याल में ना आपके नाम के साथ कुछ ये सिलसिला है, फ़ख्र आलम जो है वो आलम को फ़ख्र है आप पर, ऐसा है। लेकिन ये इस नाम में मुझे लगता है कुछ है, एक फ़ख्र ज़मान है जी, ज़माना उन पर फ़ख्र करता है, तो ज़बरदस्त। एक फ़ख्र इमाम साहब हमारे सियासतदान, मतलब ये क्या है, ये यूनिकनेस? मुझे पता फ़ख्र ज़मान का अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब वो परफॉर्म करते हैं तो कोई ट्वीट उनका मेरी तरफ नहीं आ रहा होता। जब वो परफॉर्म नहीं करते तो जितने लोग उनको सुना रहे होते हैं वो सब मुझे टैग कर रहे होते हैं, और मुझे सुनने को मैं कहता हूं भाई मैं वो वाला नहीं हूं, मैं नहीं खेल रहा था, मैं घर पे था, यू नो। सो बट इट इज अल्लाह का करम है। आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से। या तो मैं नाम बदलूं, कुछ ऐसा कुछ करूं, या कोई काम बदलूं, नाम बदलूंगा या काम बदलूंगा, फिर दाम बदलूंगा, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ बदलने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं, हम सब अगर अपने अपने काम के अंदर जो है ना मुसलसल कंसिस्टेंटली काम करते रहें और यू नो कंटिन्यूस जर्नी पे अपनी स्ट्राइव करते रहें, तो यू विल ऑलवेज मेक एन इम्पैक्ट। एंड बोथ ऑफ यू हैव मेड एन इम्पैक्ट। जहाँ पे आप लोग पिछले चैनल पे जहाँ पर आप थे, यू मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट, यू मेक एन इम्पैक्ट। अभी आप जो बच्चों की बीमारी के हवाले से बात कर रहे थे, मेरे आने से पहले कर रहे थे, सो यू मेक एन इम्पैक्ट इन व्हाट यू डू, ठीक है ना। बाकी ये रहेगा कि जी रिकग्नाइज होना नहीं होना, ओके हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो यू नो कोई वो नहीं है। अलबत्ता मैं ये थोड़ा सा ज़रूर वो बिलीव करता हूँ कि मुझे यू नो कल ये हुआ कि कुछ ऐसे लोग थे कि जिनकी, जिस तरह मैं अभी कवि साहब की बात कर रहा था, कि उनकी ज़िंदगी में ही हमें उनको रिकग्नाइज करना चाहिए था। बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनके जाने के बाद जो है उनको यू नो वो करें। सो आई बिलीव कि थोड़ा सा हमें जो ये होता क्यों है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि आप देख तो रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को, उनका काम देख रहे होते हैं, उनकी अचीवमेंट देख रहे होते हैं, दुनिया उनको मान रही होती है, लेकिन हम शायद रिकग्नाइज करने में या तो सुस्ती से काम ले रहे होते हैं। जी बिल्कुल, आई नो देयर वाज रेडी, यू नो, और मतलब इतने ज्यादा जनरेशंस जो हैं इस मुल्क की, 2-3 जनरेशंस जो हैं उनकी बुनियादें जो हैं वो फारूक कैसर साहब की वजह से, यू नो, उनके फॉर्मिंग ईयर्स में बच्चों के एंटरटेनमेंट के हवाले से यू नो वो पड़ती है। बट आई नो वो है। जहाँ तक आपने कहा कि हम लेट हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों में लेट हैं, कोई नई बात नहीं है, तो हम बहुत ही सारी चीज़ों में लेट चल रहे हैं, लेट स्टार्टर्स, स्लो मूवर्स, लेकिन फिर भी हम जहाँ पर हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, हमें आगे और बढ़ना है। यकीनन ऑलवेज। तो अब आपकी जो नई जर्नी एक शुरू हुई है बाकायदा तौर पे, एक जो आप दुबई में अब आप काम कर रहे हैं और उससे अब मजीद, तो देखिए मैं दुबई, मैं एज ओवरसीज पाकिस्तानी, दिस इज माय 20th ईयर लिविंग इन दुबई, ठीक है। ये 20 साल हो गए मुझे मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हुए। एंड ऑफ कोर्स रिसेंटली मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, एजाज़ है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेशंस की जो कंपनी है, पोर्ट ऑपरेटर है दुबई पोर्ट वर्ल्ड, डीपी वर्ल्ड, जो कि दुबई गवर्नमेंट की कंपनी है बुनियादी तौर पे।
उन्होंने मुझे अपना वाइस चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किया, विच इज़ अ ग्रेट ऑनर। और जो हमारे चेयरमैन है सुल्तान अहमद बिन सुलैम, उनकी लीडरशिप के मैं काम कर रहा हूँ, एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। नाउ ऑब्वियसली प्राइमरीली जिस वजह से मुझे ऑन बोर्ड किया, अब शेख फखरे आलम भी कह सकते हैं मेरा ख्याल है, फखरे आलम ऐसी कोई बात फखरे आलम ऐसी कोई बात नहीं है, नथिंग लाइक इट। बट मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि इट्स जस्ट सच एन ऑनर टू बी वर्किंग विद सच अ बिग कंपनी। सो डीपी वर्ल्ड इज अ $90 बिलियन कंपनी, ठीक है, $90 अरब की ये कंपनी है, और 80 से ज़्यादा ममालिक में ये ऑपरेट करती है, ठीक है ना, एंड 1,30,000 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, और जो है वो ग्रोथ है। नाउ डीपी वर्ल्ड के में आने से जो पहला मेरा मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जा सके, डीपी वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट लाई जा सके, और हम एक बहुत $multi-million स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। और ये मैं सिर्फ लोगों से कहना चाहता हूँ, जो मैं भी आपसे भी बात कर रहा था कि हम जो लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, अगर आप वो काम करें, दिल लगा के करें और सेल्फिशली करें, अपनी कामयाबी के लिए करें। लेट्स सपोज कि आप इंजीनियर हैं, आप सेल्फिशली इंजीनियर बन जाए। डॉक्टर हैं तो आप सेल्फिशली डॉक्टर होंगे, यार मैंने अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, मैं दिन के 8 नहीं मैं 20 पेशेंट्स देखना चाहता हूं। I want to be the best and on top. Be the best in whatever you're doing. उसका फायदा ऑटोमेटिकली आपके माशरे और आपके मुल्क को होगा। बिल्कुल, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी ओहदे पे ही हो तो ही आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं या मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आप अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में भी अपने सेल्फिश उसके अगर आप रखें ना कि मैंने एक्सेल करना है, तो भी आप मुल्क का फायदा कर सकते हैं। वो सेल्फिशनेस ये नहीं है कि आप दूसरों को खींच रहे हैं टांगे उनकी। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ दूसरी हम नेगेटिव चल पड़ते हैं। तो मेरी इस पे एक इल्तिजा है अपने तमाम देखने वालों से, तमाम जो हमारे नौजवान हैं यहाँ पर, कि वी शुड नेगेटिविटी की इस रट में ना, अभी यही हमारा बड़ा कमाल है शिफा अवैस साहब दोनों को, कि हम पाकिस्तानी जो है ना, अपनी गलती हो तो वकालत पे उतर आते हैं कि नहीं यूं था, ये था, ये था, वो था, यूं था, वो था, और दूसरे की गलती हो तो फौरन जज बन जाते हैं। ओहो, बिल्कुल। और ये मेरा फाइनल फैसला होगा कि तुमने गलत किया। यस, बिल्कुल। तो मतलब इस माइंडसेट से आप निकलें। क्या हम क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ जाना है, क्या मशवरा है? हमें प्रोग्रेस करनी है। देखें, और इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो है मईशत का चैलेंज। तो पॉलिटिक्स सब अपनी जगह, चूंकि हम आजकल बहुत सारे लोग, आप अपनी सोशल मीडिया को अगर खुद भी मॉनिटर कर रहे हो, तो वो हर चीज़ को सियासत के साथ और एक दूसरे को ताने देना, नीचा दिखाना, वो उसी में सब कंज्यूम हो चले जाने। दैट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स। देखिए, सियासत बहुत अच्छी बात है, सियासी शऊर होना बहुत अच्छी बात है, जमहूरियत बड़े ज़बरदस्त आपको एक चीज़ मिली हुई है, मगर मुल्क का फैब्रिक इस तरह पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा कर देना कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, ये तो कहीं से सही नहीं है। मैं तो इसका पार्ट नहीं बन सकता किसी तरीके से। एंड आई एम श्योर कि कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी बाशऊर, वाकई में बाशऊर इंसान जो है वो कहेगा दिस कैन नॉट बी। यू मस्ट, you have a political ideology and you support it, please by all means support it। आप उसको बिल्कुल आप कहें जी मैं बिलीव करता हूँ इस साइड, इस नजरिए में बिलीव करता हूँ, इस रहनुमा में बिलीव करता हूँ, मैं स्कूल ऑफ थॉट के साथ बिलीव करता हूँ, और आप जिसको करते हैं मैं उससे नहीं एग्री करता, क्योंकि उन्होंने ये भी गलत किया है, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया है। ठीक है, होगी बात, डिसएग्री हो गया, वो कहते हैं नहीं मैं आपके उससे नहीं, थ्रू स्कूल ऑफ थॉट से करता, ये नहीं करता, तो उन्होंने अपने बता दिया। ठीक है, जबरदस्त होगी, बात होगी। चले अब ये बताएं कि पाकिस्तान आज का मैच कैसा खेलेगा। ये होना चाहिए ना, दिस इज हाउ वी शुड बी। इंस्टेड हम जो है वो उस जगह पे पहुंच गए कि जहां पर हम व्हाट्सएप ग्रुपों में दोस्त एक दूसरे से बात करते करते लड़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे अपने 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें दोस्तों की ऐसी लड़ाइयां होती है, मैं उनसे कहता हूं, मैं कहता यार तुम लोग गालम गलोच पे उतर आते हो एक दूसरे के साथ, एक नाराज होकर ग्रुप छोड़ के चला छोड़ देते हैं, फिर वो इस तरह वो करके फिर बना के लाना होता है कि क्या हो गया यार तुम लोगों को। हालांकि आपकी दोस्ती कितनी पुरानी दोस्ती है, और रिश्तेदारों में मैंने एक्चुअली, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने उनके घर में एक बड़ा इशू खड़ा हुआ था कि वो अपनी कजन की तरफ जाने से उन्होंने इनकार किया हुआ था। तो वो उनकी बेगम जो थी वो मजाक कर रही थी कि आप इनको समझाएं, आपके दोस्त हैं, आप जरा समझाएं उनको, वो अपने ही कजन ही घर नहीं जा रहे, क्योंकि वो जो है वो किसी और जमात को सपोर्ट करते हैं, किसी और जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जब भी बैठते हैं तो इनकी आपस में इनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो इन्होंने कहा पर खाने पे ही नहीं जाना। भाई आप अवॉइड करें उस डिस्कशन को, अवॉइड करें, आप या डिस्कशन अवॉइड कर लें, या फिर
या तीली लगाने वालों को अवॉइड कर सब्र ले। और दरमियान में तीसरा भी एक होता है, हाँ, वो नहीं, जानता ठीक है, होता है कि लेकिन- इसका ये साइड है, इसका वो साइड है, यार, अब सब्र तीली और लगाए तहम्मुल जरा। के साथ आपस में डिसएग्री कर ले। सब्र और तहम्मुल के साथ डिसएग्री किया जा सकता है। हाँ। ऐसी कोई दुनिया में कहीं पे कोई चीज नहीं लिखी हुई कि नहीं आप सब्र और तहम्मुल के साथ एक दूसरे के साथ जो है वो डिसएग्री नहीं कर सकते। हम चाहते हैं बस मैं ही बोलूं, मेरी बात ही सुनी जाए, समझी जाए और उसको सच माना जाए, दूसरे पर लगा दो बैन। अपनी गलती तो वकील, दूसरे की गलती तो जज। सिंपल इज दैट। अच्छा, एक चीज ये भी है कि हम मतलब एक वो अंग्रेजी की कहावत थी ना कि आई माइट डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग बट स्टिल आई विल स्टैंड अप फॉर योर राइट टू स्पीक। यस, आप कहें, बिल्कुल आपको इजाजत होनी चाहिए, बट हम उसको सुने तहम्मुल से और उसके ऊपर। तो आज की सुबह कल से जो एक 23 मार्च हमारा दिन, मैं उस पर भी देख रहा हूँ इतने सारे हमारे नौजवान गो थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग, इतनी मनफी और इतनी नेगेटिव सोच के साथ अपनी जिंदगियां बसर करना शुरू हो गए हैं कि वो उनके लिए भी हेल्थी नहीं है। दिस इज नॉट द वे। और देखें, ये मुल्क जो है ना, जब तक ये मुल्क है तब तक ये सारे शोशा हैं। यस, ये जो सारा शौक है ना कि हम यूं कर देंगे और ये होगा वो होगा, ये सारा तब तक है जब तक कि मुल्क है। तो मुल्क की सलामती, मुल्क की बुनियादों को हम लोग बदकिस्मती से इस वक्त खुद कमजोर कर रहे हैं। और लीडर बहुत है हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े काबिल लीडर हैं माशाल्लाह से, लेकिन हमें लीडर से ज्यादा हीलर की जरूरत है। हीलर की जरूरत है, बिल्कुल, जो इस वक्त इस कौम के जख्मों पे मरहम रख सके। और हमें उस तंजीम की ज़रूरत है, तंजीम साजी की ज़रूरत है, जिससे हम अपनी बुनियादें जो इस वक्त बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रही हैं उनको दोबारा सॉलिड कर सकें। बिल्कुल। अगेन, आपका सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा आपके पास हथियार है वो उस दिन का है कि जिस दिन आप बैलेट बॉक्स पे जाकर बोलेंगे। अब वो दिन आपको कौन सा मिलता है, ठीक है, वो एक अलग वो है, लेकिन वो दिन आएगा तो जरूर, और जाना भी जरूर है। और जब वो दिन आएगा, तो जब भी आए तो फिर आप अपने उससे बोले। आप आ जाते हैं दुबई से यहाँ पर वोट डालने के लिए। कर चुका हूँ एक दफा, बिल्कुल, और फिर सोच रहा था कि जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन अगली दफा तो आने का इरादा है जब भी हो। आई थिंक आई विल डेफिनेटली। आप तो वैसे भी घूमते रहते हैं ना, चल मुसाफिर चल वाली आपकी पोस्ट होती है, तस्वीरें होती हैं जहाज पे बैठे हुए, और आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो आजकल एविएशन वगैरह का कितना आपका चल रहा है? एविएशन ये कि जी वो खुद जहाज कम उड़ा रहा हूँ, जहाज में बैठने का ज़्यादा मिल रहा है आजकल मुझे, बिकॉज ऑफ दुबई पोर्ट वर्ल्ड जो है बैनुल अक़वामी ट्रैवलिंग वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी इस ट्रिप पे भी मैं जो हूँ वो टप्पे खाता हुआ हूँ, जकार्ता एक दिन, फिर रोमेनिया दूसरे दिन, तो फिर दुबई, तो फिर इस्लामाबाद, अभी फिर वापस दुबई। तो फैमिली के लिए कहाँ टाइम है फिर? अब नहीं, फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वरना जो है वो फैमिली घर से निकालेंगे, सब अपनी जगह घर से निकाले जाएंगे। ठीक है ना, आपको यू हैव टू बी अवेलेबल। लेकिन ये मल्टीटास्किंग कैसे हो सकती है? मतलब वो keep your brain switched on. My brain is switched on all the time. So I have to so I think now मैं कंपार्टमेंट्स बना के रखता हूँ अपने दिमाग के अंदर। सोच के लिए वक्त जो है वो किया जाता है। सो काम है, एक पर्टिकुलर काम है, यू नो, आई हैव माय ओन बिजनेसेस जो मैं ओन करता हूँ, व्हिच आई हैव टू रन एज वेल एंड मैनेज एज वेल। सो आई फोकस, मैं उनके ऊपर भी अपना तवज्जो पूरी रखूँ। डीपी वर्ल्ड को मुझे अपना पूरा वक्त देना है, और डीपी वर्ल्ड पे मैं इस वक्त ज़्यादा तवज्जो दुबई पोर्ट वर्ल्ड पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दुबई पोर्ट वर्ल्ड की जो पाकिस्तान में सरमायाकारी की जो स्ट्रैटेजी है उसको मैंने तरतीब देना है, तो उसको मैं तरतीब दे रहा हूँ उस वक्त। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम जो है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है उसके ऊपर जिस वक्त जो है फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, जिसमें एक हमारे अपने पोर्ट कासिम की इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तकरीबन $230 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, उसको जो है हम बिल्कुल अब उसके फाइनल उसके ऊपर आए हुए हैं। एंड देन वी वांट टू डू सम अदर थिंग्स, इंडस्ट्रियल फ्री जोन्स जो कि जबल अली फ्री जोन जो कि दुनिया की एक मानी हुई इकोनॉमिक फ्री जोन है, और जो दुबई के जीडीपी में 38% कंट्रीब्यूट करती है, सिर्फ दैट वन फ्री जोन, राइट? सो वी वांट टू रेप्लिकेट दैट फॉर पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स, और बाहर की कंपनियों को पाकिस्तान की लेबर फोर्स का एक्सेस दिया जा सके। क्योंकि अभी क्या है, हमारे पास बहुत सारे नौजवान हैं, स्किल्ड लोग हैं, नौकरी जो बाहर जा रही, जो हर कोई नहीं जा पाता बाहर। शिफा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ना, हम लोग 24 करोड़ की आबादी है, 24 करोड़ में से कितने लोग बाहर चले जाएंगे? बिल्कुल। तो रहना तो अपने मुल्क में ही है ना, तो इसको ठीक भी हमने ही करना है, किसी और ने नहीं करना। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी में जो है एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो कि बेसिकली चेयरमैन सुल्तान बिन सुलाइम की थी, उन्होंने कहा कि यार आपको ना, यू नीड, योर कंट्री इज परफेक्ट राइट नाउ फॉर फ्री जोन्स।
ओके। क्योंकि आपके पास स्किल्ड लोग हैं, नौजवान लोग हैं जो कि वैसे मैं चाहता हूं कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नौकरियां क्रिएट कर सकें अपनी सरमायाकारी के थ्रू, हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें ताकि आपका ज़र मुबादला की जो अर्निंग है वो ज़्यादा बेहतर हो सके, ज़्यादा आए, ताकि ये जो हमारा जो मुसलसल पेमेंट ये जो डेफिसिट रहता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू रहता है, वो रहता है, ये सारे हमारे जो है वो एड्रेस होने शुरू हो जाए। और हमारी चूंकि हम एक इंपोर्ट बेस्ड मुल्क रहे हैं, हमारी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, 24 करोड़ लोग हैं, आपकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है हर चीज के अंदर, बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स में आपकी इतनी ज्यादा है, आपको अपना मोटर गैसोलीन या डीजल, फर्नेस ऑयल, जेट फ्यूल, क्रूड ऑयल, वो सब आप बाहर से लेकर आते हैं, डॉलरों में उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। अब हम उसकी पेमेंट करें या दवाइयों की पेमेंट करें, खुदा ना खासा हम पे ये वक्त ना आ जाए श्रीलंका वाला कि जी किस चीज के लिए हमने अपने डॉलर रिलीज करने हैं, जो कि इस वक्त हो रहा है स्टेट बैंक के अंदर, हमने रोके हुए बहुत सारे एलसीज नहीं कर रहे, खोल रहे, क्योंकि नहीं खोली जा सकती बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स। सो हाउ डू यू चेंज दैट? यू चेंज दैट बाय एडिंग एक्सपोर्ट्स एंड थ्रू इकोनॉमिक्स। सो माई वर्क नाउ, द नेक्स्ट बॉडी ऑफ माई वर्क, यानी कि जो है ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपनी जगह है, मेरी फिलॉन्थ्रपी के जो जितने भी पूरे हैं वो अपनी जगह है, फिलॉन्थ्रपी भी मैं अगेन आई हैव टू थैंक दुबई पोर्ट वर्ल्ड, चूंकि ये रिश्ता जो मेरा डीपी वर्ल्ड से शुरू हुआ वो हमारे जो सैलाब आए थे रिसेंटली, उसमें हुआ कि मैंने उनसे जब जाके कहा कि जी हमारे मुल्क के अंदर बड़ी तबाही मची है, आई एम सो ग्रेटफुल टू द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उन्होंने $2.5 मिलियन का स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा वो, और ये नहीं कहा कि हमारा कमिटमेंट है, फॉरन जो है उन्होंने पैसे जो है फॉरन रिलीज करके एंड दे वर जस्ट सेंट आउट इमीडिएटली टू पाकिस्तान, क्योंकि फॉरन जो है असिस्टेंस दी जा सके। तो वो मेरी फिलॉन्थ्रपी की जर्नी अपनी जगह है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, बट माई नेक्स्ट स्कोप ऑफ वर्क एंड माई नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेरे सफ़र का जो अगला हिस्सा है पाकिस्तान के लिए, वो है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए मैं किस तरीके से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अच्छा, अब मईशत की बात हम करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ जो है वो नैयर बुखारी साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और चूँकि ज़ाहिर है सियासत और मईशत एक साथ जुड़ी हुई है, तो हमारे साथ मौजूद है जी नैयर बुखारी साहब, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फ़ख्र आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया इन्हें, और पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मईशत के हवाले से भी, और एक ओवरऑल व्यू इनका है पाकिस्तान के हवाले से। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमारे पास मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही है मईशत की, और मईशत का ताल्लुक चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से होता है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो नहीं रही है, इलेक्शंस की तारीख आती है फिर चले जाती है, फिर कभी कुछ फिर कभी कुछ। आपको क्या लग रहा है कि हम क्यों उस चीज़ की तरफ सही तरीके से अपने आप को किसी सही रास्ते पर नहीं ले जा पा रहे इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन में? बिल्कुल, बिलाशुबा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंटरलिंक्ड हैं, और भी हमें देखना पड़ेगा कि ये अनस्टेबिलिटी कब से स्टार्ट हुई, उसके रीज़न्स क्या हैं, और उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या इक़दाम उठाए। जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़िम्मेदारी है, वहाँ और स्टेट ऑर्गन्स की भी ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है। लेकिन लेट्स सी कि ये लास्ट ईयर मार्च ऑनवर्ड 2022 से ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई, लेकिन इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी थी वो पिछले 3-4 सालों से चली आ रही थी, और जिस अंदाज से इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट हुए और फिर उनको फुलफ़िल नहीं किया, फिर उसका बैकलैश हुआ, और फिर पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका मौजूद था किसी चीफ़ एग्जेक्टिव को या प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को रिमूव करने का, वो अडॉप्ट किया, और वो अडॉप्ट करने के बाद फिर जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दे दी वो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग नहीं थी, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अंडू कर दिया, तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी स्टार्ट होगी। तो देखना ये पड़ेगा कि डे 1 जब 2018 के इलेक्शंस हो गए, उसके बाद इंस्पाइट ऑफ जिसके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिजर्वेशंस थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की बिलखुसूस लीडरशिप ने कहा कि हम बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ेंगे, और उस वक़्त ये कहा गया कि डायलॉग भी होना चाहिए, लेकिन उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। तो पॉलिटिक्स में तो हमेशा गुफ्तशनीद होती है, और डायलॉग से ही इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं, और अब भी मैं समझता हूँ कि ये स्टेज ऐसी है कि थ्रू डायलॉग इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है।
तो अब पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी हुई है सर? जब अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के फैसले की, तो पीपल्स पार्टी कहाँ है जिसने के मुल्क को आईन दिया, जिसने इस मुल्क में हमेशा रूल ऑफ लॉ को, ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड किया? वो पीपल्स पार्टी कहाँ है? बिलावल साहब का एक बयान आया था, वो आपको ज़रा सुनवा देते हैं। वो कहते थे कि अगर इलेक्शन डिले होंगे तो भी हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वक्त से पहले पे भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर आइन के मुताबिक असेंबलीज डिसॉल्व हो गई और 90 दिन में इंतखाबात का मामला है, तो फिर पीपल्स पार्टी का इस पर क्या है मौक़िफ़? ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा किया है कि इस आइन को अपहोल्ड करना चाहिए। हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा और इस आइन की बालादस्ती के लिए, इसकी रिवाइवल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की हैं। अभी आपका जो क्वेश्चन है कि जो इलेक्शन कमीशन ने इसको पोस्टपोन कर दिया, ये एक ऐसा मामला है कि जिसे आप इसे कह सकते हैं कि ये एक जुडिशल रिव्यू के होगा, इसका प्रॉपर फोरम्स पे जाएगा। कुछ लोग इसकी सपोर्ट में हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार था, आर्टिकल 218, 224 का जिक्र करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मौक़िफ़ है कि एक नया सेंसस जो है वो इन प्रोसेस है, डिजिटल सेंसस, और आर्टिकल 51 कहता है कि जी नया सेंसस होगा तो उसकी बुनियाद पे डिलिमिटेशंस होंगी और फिर इलेक्शंस होगा। तो दीज आर इश्यूज़ टू बी रिजॉल्व एट अ प्रॉपर फोरम। फोरम कौन सा है? या तो इलेक्शन कमीशन ने फोरम को डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट करेगी या जुडिशरी करेगी। तो अभी क्योंकि इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसका यूनिलेटरल फैसला नहीं है, पूरे कमीशन का फैसला है, उसकी रीजनिंग्स उन्होंने दी हैं। वो रीजनिंग्स उसको अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो एक जमात उसको चैलेंज करने जा रही है। वो 90 डेज़ वाली बिल्कुल एम्बार्गो है, लेकिन ये 90 डेज़ वाली एम्बार्गो कई दफ़ा वायलेट भी हुई है, लेकिन उस एम्बार्गो को जो बार है उसको सब्सिडाइज़ करने के लिए या उसकी एम्बिट से बाहर निकलने के लिए आर्टिकल 254 भी मौजूद है। लेकिन आप ये भी देखें कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़, और वो जो आप उन्हें कहें कि जो अपने डिसेंटिंग व्यूज़ अपनी जमात के साथ, उन्होंने अपनी जमात के मुताबिक वोट नहीं दिया, तो उनको आर्टिकल 63A के नीचे वो डिस्क्वालीफाई तो हो सकते थे, वो डी सीट तो हो सकते थे, लेकिन उनको वोट को न काउंट करना भी ये एक और इशू था कि जो री राइटिंग का कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसको अमेंड करना और उसमें अल्ट्रेशन करना, ये सिर्फ पार्लियामान का काम है, किसी और अदालत का काम नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा फ़खर भाई, आप चूँकि दुबई में देख रहे हैं, वहाँ का एक हुकूमत का निज़ाम जो है बिल्कुल अलग है, यहाँ का जो हुकूमत का वो बिल्कुल अलग है। तो हम इन दो निज़ामों के दरमियान, हमारे यहाँ पर जो शख्स, कभी कभी मुझे ये लगता है, पर्सनल मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, कि हमारे यहाँ पे जो जमहूरी लोग भी होते हैं, मिजाज उनका वो शाहाना वाला होता है, और माजरत के साथ वहाँ पर कोई शाहाना मजाज नहीं होता। अच्छा, मुनारकी है मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर, मगर एक बहुत ज़्यादा फंक्शनल गवर्नमेंट है वहाँ पे, बहुत प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है। वो बिल्कुल इस तरह नहीं कंज्यूम होती जिस तरह हमारे यहाँ चीज़ें हैं। आप देख लीजिए कि मैं वहाँ का शहरी नहीं हूँ, मैं रेजिडेंट हूँ वहाँ का। एज ए रेजिडेंट मैं जो हूँ वहाँ पर ज़्यादा सिक्योर फील करता हूँ। मुझे तमाम सहूलियात जो है, यानी कि जो जमहूरियत की जो आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए ना एक शहरी को, जो सम्राट है जमहूरियत की, आपको क्या सम्राट है? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए आपके शहर की, सेहत की बकाया जो है वो इलाज की जो है सहूलियात होनी चाहिए, तालीम जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एंड जनरली एक अच्छे, एक पॉजिटिव, एक प्रोडक्टिव मुआशरे का हिस्सा जहाँ पे आपका कारोबार भी फ्लरिश कर सके, बैनुल-अक़वामी एक्सेस हो आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। ये सारी चीज़ें तो डेमोक्रेसी को देनी होती हैं, मगर वहाँ मोनार्की दे रही है। तो मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे, एतराज़ होगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ द सिस्टम, बट इट इज़ अ मैटर कि सिस्टम किसके हाथ में है। तो अगर हमें वहाँ पर, अगर फ़र्ज़ करें मुत्तहिदा अरब अमीरात में ऐसी बादशाहत होती, दुबई के रूलर जो होते या अबू धाबी के रूलर ऐसे होते कि वो नहीं इस तरह की चीज़ों को सोचते। चूँकि मैं आपको हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, उनकी किताब में भी उन्होंने ये बात लिखी है और उसको कोट करते हैं बहुत सारे लोग। आई वॉन्ट ए बेटर फ्यूचर फॉर माई पीपल टुडे
हाँ, ये नहीं कि 5 साल 10 साल का 20 साल लारा नहीं लगाना, लारा नहीं देना। आई वॉन्ट अ बेटर फ्यूचर। और वो हमें भी अपना पीपल कहते हैं, यानी कि हम जो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं हमें भी कहते हैं कि भाई वो है। हैविंग सेड दैट, हर माशरा जो है उस हर माशरे में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इशू जरूर होता है, लेकिन देखें, वी नीड ए फंक्शनल गवर्नमेंट एंड अ फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव। वो हमारे यहाँ वी आर ए टॉप हैवी गवर्नमेंट, ठीक है। मैं अगेन किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना मैं की बात कर रहा हूँ या वो नहीं कर रहा, मैं एक निज़ाम की बात कर रहा हूँ। हमारा निज़ाम जो है ना, उसकी सरकार टॉप हैवी है। टॉप हैवी से मुराद क्या है मेरी, आप ज़रा देख लीजिए कि जिस तरह हम लोग ऑपरेट करते हैं। एक CSS करता है नौजवान, और वो अपनी पहली पोस्टिंग पे आता है, असिस्टेंट कमिश्नर आता है, उसको पराडो भी उसको सरकार की तरफ से मिलती है, एक घर भी बड़ा सा मिलता है उसको, उसके साथ 2 अदद वो सिक्योरिटी की वो पुलिस की मेंटालिटी उसकी अलग हो जाती है। तो वो उधर से वहां से तो उसकी स्टोरी वहां से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देख लें, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें जो है ये अखराजात हैं। ये अखराजात का लोड किस पे पड़ता है? खजाने पे पड़ता है। खजाने पे जब लोड पड़ता है तो कौन डिप्राइव होता है? अवाम डिप्राइव होती है, क्योंकि वो पैसे कहीं और अगर इस्तेमाल होने होते हैं तो वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपके साथ यहाँ इस्लामाबाद में ड्राइव करता हूँ, आप और मैं चलते हैं एक दिन के, बल्कि इस प्रोग्राम में एक स्पेशल बनाइए आप, तो मैं आपके साथ चलता हूँ या आप लोग खुद भी ये कर लीजिए। यहाँ पे जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स के बाहर जरा ड्राइव कीजिए और उनके बोर्ड पढ़िए, और फिर मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी में इस डिपार्टमेंट का कहां पे कौन सा रोल था, या जिससे आपकी जिंदगी में बेहतरी है। सही है, ये चाहिए करना। ये एक दफा आप जरा कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट यहाँ पे दिखा सकता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ, अच्छा हमारे पास ये भी बड़े शाहाना दफ्तर करता क्या है ये डिपार्टमेंट, उसका दफ्तर बहुत है, ये डिपार्टमेंट करता क्या है, इससे मेरे उस पर क्या हुआ है। सो यू वी हैव टू, हमें एक ऑडिट करना पड़ेगा, हमें एडमिनिस्ट्रेशन का ऑडिट करना पड़ेगा, हमें जो खाम में जो हमने लोडिंग की हुई है। और दूसरी चीज ये है हुकूमत का काम, और जिस वजह से मुत्तहिदा अरब अमीरात की ये मोनार्की की हुकूमतें जो हैं, नॉन डेमोक्रेटिक हुकूमतें जो हैं, वो कामयाब हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि दे बिलीव कि हमारा काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, हमारा काम लोगों को रेगुलेट करना या वो नहीं करना। कवानीन मौजूद हैं, आपने इन कवानीन के अंदर ऑपरेट करना है। इस कानून की वायलेशन करेंगे तो आप जो है वहां पर कानून के सामने जवाबदेह होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं, किसी को भी किसी पे नहीं। नैयर साहब की तरफ मैं जाऊंगा, आखिरी चीज नैयर साहब, 30 सेकंड्स हैं, जस्ट वांटेड यू टू रिप्लाई कि क्या इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को बैन हो जाना चाहिए? पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है? बस ये बैन करना तो देखे ना क्या सर्कमस्टांसेस हैं और क्या एविडेंस है उनके खिलाफ, तो बैन करने का मामला तो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर वो अगर गवर्नमेंट लेके जाना चाहती है तो दे मस्ट प्रूव इट ओवर देयर कि उनके पास इस किस्म का मटेरियल है, तो डिसीजन तो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी ना। पीपल्स पार्टी का इस पे मौकफ है कि पार्टी इसको बैन होना चाहिए? जी मैं तो ये समझता हूँ कि अगर तो उन्होंने इस किस्म की गई ये गवर्नमेंट ने ये कहा है ना, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी हम मूव करेंगे या उनके खिलाफ इस किस्म का मटेरियल है, तो लेट इट बी प्लेस्ड बिफोर द प्रॉपर फोरम, सर्कमस्टेंसेस पर फैसला लेट द फोरम डिसाइड इट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया और मटेरियल। फखर आलम साहब, आपका भी गोल्डन वीजा आपके पास है, कोई पित्तल वीजा हमें भी भिजवाए, फिर बात करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।